क्या क्या लगा हुआ था? क्या था ये? रोल नंबर? अच्छा। चलो। कहां तक पढ़ लिया था कल? राठौड़ों की उत्पत्ति कन्नौज के कौन से वंश से मानी जाती है? और दक्षिण भारत के राठौड़ों की रियासतें कौन कौन सी थी? मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। मारवाड़ में राठौड़ों का संस्थापक कौन था? कहां से आया था? बदायूं से। किसकी सहायता के लिए? पालीवाल ब्राह्मणों की। राजधानी कौन सी बनाई? और छतरी कहां पर है? कुल देवी कौन सी है? मूर्ति कौन लाया था? दुगड़ कहां से लाया था? कहां पे स्थापित की थी? मेवा नगर को राजधानी कौन बनाता है? और निजामुद्दीन की कितनी सैनिक टुकड़ियों को हराते हैं? किसके प्रभाव में संत बन गए थे? और उनके कारण बाड़मेर क्षेत्र क्या कहलाता है? और मारवाड़ क्षेत्र में किसका आयोजन करवाया था? हरि कीर्तन का। गिंदोली के गीत कब गाए जाते हैं? मंडोर किसको दहेज में दिया गया था? चुंडा को। किसको? चुंडा। किसके द्वारा दिया गया था? प्रतिहारों की कौन सी ब्रांच थी वो? इंदा थी। और चुंडा की रानी चांद कंवर ने क्या बनवाई थी? वो किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? मुगल के भाटियों। उसने किसको राजा नहीं बनाया था बल्कि किसको बना दिया था? फिर रणमल राजा किसकी सहायता से बना? जोधपुर की स्थापना कब की गई? कौन सा किला बनाया गया? उसकी नींव किसने लगाई थी? दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया था? किसको? बहलोल। रानी जसमादे ने क्या बनवाया था? कौन सा? रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। और बेटा बिक्का कहां चला गया था? और दूधा कहां चला गया था? इतनी बातें पढ़ी। चलो आगे लेते हैं। मालदेव पढ़ लिया? चलो। मालदेव के पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? पद्मा कुमारी किसकी राजकुमारी थी? सिरोही के जगमाल देवड़ा। राजा बना तब कितने परगने थे? कौन कौन से? जोधपुर और सोजत। बाद में कितने युद्ध जीते? कितने परगने जीते? और कैसे राजा बना था? पिता की हत्या करके। पिता का नाम क्या था? यही बात पढ़ी। चलो आगे बढ़िए। हाँ। माइक माइक। हाँ। महारानगढ़ मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता रखी थी। हाँ। वो मेहरानगढ़ किला पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। चलो। हाँ। है। आस्थान सिया का ही बेटा है। पर सिया जी आगे थे, यहाँ खेड़ आगे थे। हाँ। ना। पाली नहीं थी तब, पाली था ही नहीं। हाँ। माइक दो भाई। सर वो शाहपुरा रियासत में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किसने की थी? हुई नहीं। नहीं हुई? मेवाड़ वालों ने वो कर दी थी, बाद में उनको मान्यता मिली थी, अलग से हुई नहीं कोई। अच्छा, ये अलग भाई मतलब। मैंने कहा ना, मेवाड़ वाले उसको अलग से रियासत ही नहीं मानते थे। मेवाड़ वाला। चलो। अब मैंने पढ़ा कितने युद्ध। अच्छा। एक और पूछो। सर जो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था चेतक, वो अफगानी था या ईरानी? मोदी जी का एक बयान है पुराना कि मित्रों, चेतक की मां गुजराती थी। चेतक की मां क्या थी? बेस्ट। तो सर क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि उसके भाई का नाम क्या था? उसके भाई का नाम क्या था? हाँ। चेतक का भाई का नाम सेतक। पेतक, केतक, एतक, जो तेरे को मानना वो मान ले। अच्छा। प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दिया कर। ठीक है। ठीक। तो तुम्हें मैंने कह दिया, तुम खड़े होके कुछ भी पूछ सकते हो। तुम्हें लगा कुछ भी का मतलब कुछ भी है। वो एक और को। सर कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण 1452 में करवाया। हाँ। तो उन्होंने बदनौर के युद्ध में शेषमल देवड़ा को हराया, लेकिन पहले कैसे करवा दिया पुनर्निर्माण? क्लास सुना कर रहे ढंग से। मैंने कहा सैसमल देवड़ा इस बात से नाराज था क्योंकि कुंभा ने सिरोही के कई भागों पर अधिकार कर लिया था। चलो। अब देखो, हमने पढ़ा कि उसने 58 परगणे जीते। कितने परगणे जीते? तो कौन कौन से परगणे जीते लिखो। जैसे मैं कुछ परगणों के नाम लिखते हैं जो जो उसने जीते थे। बाद में अपने पढ़ेंगे किस किस से जीते थे वो। तो मैं एक बार परगणों के नाम लिख रहा हूं।
कौन कौन से परगने बताओ देखिए? फलोदी, बिलाडा, सिवाना, रायपुर, बहदराजून, नागौर और जालोर, ये सारे परगने जीते। किसने जीते? मालदेव। फलोदी नया डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया गया। फलोदी उस समय जैसलमेर वालों के अंडर में था। किसके अंडर में था? जैसलमेर में भाटी राजवंश था। कौन सा था? तो जैसलमेर के भाटियों से क्या छीन लेता है? आगे लिख लो, जैसलमेर के भाटियों से, फ्रॉम भाटीज ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर के भाटियों से। कोई पूछेगा जैसलमेर के भाटियों से मालदेव ने क्या छीन लिया था? तो क्या छीन लिया था? फलोद। अगला क्या आपका? बिलाड़ा, जोधपुर के पास में, जोधपुर में जगह बिलाड़ा। यहां पर सिरवी जाति के लोग रहते। कौन सी जाति के? तो सिरवियों से इसने क्या छीन लिया था? लिख लो, सिरवियों से, फ्रॉम सिरवीज। सिरवियों का कब्जा था, इस सिरवियों को हटा के वहां पे कब्जा कर लेता है। अगला कौन सा है? सिवाना। सिवाना बालोतरा जो नया डिस्ट्रिक्ट बना उधर चला गया आपका सिवाना, और सिवाना इसने छीन लिया। यहां पर एक बंदा था डूंगर सिंह, उससे लिख लो, डूंगर सिंह से, डूंगर सिंह है। कहां कहां क्या पढ़ रहे हैं हम? जोधपुर। बिलाड़ा कहां, ये पूछो फिर। तो सिवाना किसे छीन लिया था? डूंगर से। अगली दो जगह कौन सी है? रायपुर और भाद्राजून। रायपुर तो आजकल नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, जो ब्यावर इधर आ गया, ब्यावर में। भाद्राजून प्रतापगढ़ जालोर में। ये छीने थे एक बंदे से, उसका नाम था वीरा सिंधल। लिख लो, वीरा सिंधल से। वीरा सिंधल किसे छीन लिए थे? वीरा से। नागौर इसने छीना था दौलत खान से। और जालोर जिसने छीना था सिकंदर खान से। दौलत खान से क्या छीन लिया? नागौर। सिकंदर खान से क्या छीन लिया? जाल। अब दोबारा बता दो एक बार, किसने जैसलमेर के भाटियों से क्या छीन लिया? सिरवियों से क्या छीन लिया? डोंगर सिंह से क्या छीन लिया? वीरा सिंधल से क्या छीने? दौलत खान से क्या छीने? और आपके सिकंदर खान से क्या छीन लिया? आस पड़ोस में सब जगह तबाही मचा रहा है बंदा। मैंने बताया कि बिक्का जोधपुर से गया था, दूधा जोधपुर से गया था। यदि बिक्का और दूधा दोनों जोधपुर से गए तो राठौड़ है। जोधा राठौड़ है, जोधा के बेटे तो वो भी कौन है? राठौड़। तो मतलब बीकानेर वाले भी राठौड़, मेड़ता वाले भी राठौड़, और जोधपुर वाले भी राठौड़। भाई हो गए आपस में सारे। कई सालों तक आपस में इनकी ठीक बनी कि जोधपुर वालों की कोई लड़ाई होती तो उसमें बीकानेर मेड़ता वाले साथ देने के लिए आते। मेड़ता वालों की शादी है तो बीकानेर जोधपुर वाले आते। जोधपुर वालों की शादी भी है तो बीकानेर मेड़ता वालों को कहते भाई पूरे परिवार को ना सिगरी नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? सिगरी मतलब पूरे परिवार को। गांव में दो प्रकार के न्योते दिए जाते हैं, दो प्रकार के इनविटेशन है, एक तो सिंगल, एक है सिगरी मतलब पूरे। इधर आप पूर्वी राजस्थान में इधर बोलते हो चूल्हा नूत, पूरे चूल्हे को न्योता दे दिया। मतलब तुम्हारे घर में आज चूल्हे पर कुछ भी बनना, आज हमारी तरफ से न्योता है भाई साहब, आप चूल्हा मत जलाना, हमारे घर पे आ खा लेना। गांव में कई बार ऐसा होता है कि जिसको आपको सिगरी देना है, मतलब सबको बुलाना है, और आप गलती से उनको सिगरी नाम नहीं लेते। आप जाके बोल देते हैं कि अरे भाई आज हमारे जीवने के लिए आना है, आप सिगरी नाम लेना भूल गए, तो बंदा सिंगल आएगा और बड़े एटीट्यूड में घूमता है। आप अचानक उसको देखते अरे वो कहाँ भाभी जी नहीं आए, बच्चे ने, वो अच्छा सिगरी दी होगे। जब हमें सिगरी दिया ही नहीं तो हम क्यों आएंगे साथ में। और मैं हमेशा वो कहता हूँ कि जालोर साइड में तो और भयंकर वाला सिस्टम है कि जिसको भी बारात में लेके जाना होता है उसको साबुन देना होता है। जो भी बारात में जाएगा उनको क्या दिया जाएगा? इसका मतलब नहा धो के तैयार रहना कल, है ना। अब साबुन को बोलते हैं साबू, नया तो खाई जाते हैं। साबुन क्या बोलते हैं? साबू। पश्चिमी राजस्थान में सह को बोलते हैं है हाबू। तो साबुन क्या बोलते हैं? अब मान लो आपकी शादी है और आपका दोस्त को आप हाबू देना भूल गए, तो आपका दोस्त आपके बारात में जाएगा। अब आपको भी शादी में बिजी थे तो आपने ध्यान नहीं दिया उधर। अब कोई 5, 7, 10 दिन बाद शादी से फ्री हुए, आपको दोस्त मिला और आपको अचानक ध्यान आया, अरे यार ये तो अपनी बारात में था ही नहीं। और आपने कहा अरे यार तू कहां चला गया? तो बारात में नहीं चला। और वो बड़े यूं एटीट्यूड में आपको जवाब देगा, हाबू दियो। जब हाबू ही नहीं दिया तो मैं तेरी बारात में जाऊंगा। तो आपको भी अपने किसी दोस्त को बारात में लेके जाना तो उसको क्या देना पड़ेगा? हाबू। क्या दोगे इसको? हाबू क्या होता है वैसे? हाबू किसको कहते हैं? गांव में टाबरों को डराते नहीं है तो बारे ना जाई
हाबू का जैसी हाबू। और भाई साहब हाउ हाउ कहते हैं कई जगह हाउ, कई जगह कहते हैं हाबू। और इतना डर लगता है जैसे हाउ का हाबू का नाम लेते हैं। टाबर थे तो कलेजा फट के बाहर आ जाता। ये मतलब ये बाहर जाने की कोशिश करता बच्चा का हाबू और वापस बाहर। वो तो मैं कोरोना में कोरोना जस्ट बाद में जो कोरोना समाप्ति हुआ था तो बाद में कहा यार क्या करें क्या करें मेरे एक दोस्त और तो उनका बर्थडे था तो कहा यार अपने पेरिस चलते हैं और इस बार बर्थडे तुम्हारा पेरिस मनाएंगे। तो कहा ठीक है। तो आप पेरिस का वीजा लेना। तो पेरिस वालों को वीजा लगाया तो उन्होंने कहा पहले तुम दोनों दिल्ली आओ शक्ल दिखाओ तुम्हारी, ढंग की शक्ल हुई तो वीजा देंगे वरना वीजा नहीं। तो हम भाई साहब दिल्ली गए, वीजा वाली लाइन में लगे हुए। चूंकि कोरोना समाप्त हुआ तो खूब सारे लोग बाहर जा रहे तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई तो हम भी लाइन के अंदर लगे। तो हमसे 3-4 आगे छोड़ के कोई महिला खड़े, उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा। और बच्चा अब बच्चा तो बच्चा है, वो कभी इधर भाग जाए कभी इधर भाग जाए। तो महिला खड़े खड़े उसको कहेगी नो मॉन्स्टर इज कमिंग, मॉन्स्टर इज कमिंग। महिला इंग्लिश मीडियम की। और बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़े, बच्चा वापस भागे, वो नो बेबी मॉन्स्टर इज कमिंग। मैं उनको कहना चाहता था कि ये मॉन्स्टर से नहीं डरेगा, मॉन्स्टर इज कमिंग से इस बच्चे को लग रहा है अच्छी चीज ही आ रही होगी, खाने की चीजें खा लेंगे उसको। एक बार आप मुझे कहें, मैं इसको एक बार कहूंगा हाबू आवे हाबू, पहली बात तो मुझे देख के डर जाएगा। दाढ़ी बड़ी भी मेरे इतनी इतनी, देख के नहीं डरा तो हाबू नाम से डर जाएगा। तो अपने मॉन्स्टर इज कमिंग से बच्चे डरते, बच्चे को डराना तो क्या किया जाए, हाबू। फिर भाई साहब वीजा की लाइन में नंबर आया अपना, हम तो खुद ही हाबू ही लग रहे थे। का भागो यहाँ से, इतनी बुरी बुरी शक्लें लेके तुम कैसे जा सकते हो और हमारे देश में। तो उन्होंने वीजा भी दिया तो हम भी हाबू का समूह लेके वापस आ गया। चलो तो आपने याद रखना, ठीक है। तब भाई मालदेव इधर उधर सब जगह अटैक करे, यूं करते करते मालदेव ने अटैक कर दिया बीकानेर। कहां कर दिया, बीकानेर का राजा था उन दिनों जैतसी। कौन था याद करो, खानवा युद्ध में बीकानेर से कल्याणमल गया था पर उस समय राजा था जैतसी, बताया था। तो जैतसी पर अटैक किया, जैतसी पर अटैक किया, जैतसिंह का मालदेव तुम राठौड़ हम राठौड़, और 4 पीढ़ी पहले तो हमारे दादाजी वहीं से आए थे जोधपुर से, और भाई भाई है अपने, किस बात का। मालदेव ने कहा सुनो पास में आओ थोड़े, मैंने ना बाप को नहीं बख्शा, तुम 4 पीढ़ी दूर के भाई लगते हो। क्या मांगते हो मेरे में। और जैतसी को मार देता है, बीकानेर पे कब्जा कर लेता है। लिखो पाहेबा का युद्ध। इधर जोधपुर साइड में जगह है पाहेबा या साहेबा, पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध बोलते जोधपुर में। बैटल ऑफ पाहेबा या बैटल ऑफ साहेबा। किस किस के बीच में, मालदेव और जैतसी। मालदेव जीतता है और जीतने के बाद में अपने एक सेनापति को यहां पर सौंप देता है एक किला। सेनापति का नाम था कुंपा। क्या नाम था, तो किला किसको सौंप दिया, कुंपा। उधर जैतसी का बेटा था, उसका नाम था कल्याणमल। क्या नाम है, ये कल्याणमल इस टाइम गया हुआ था सिरसा। कहां पे था, हरियाणा में जगह पड़ती है सिरसा। और इसको समाचार मिला कि भाई पाहेबा साहेबा युद्ध में अपने पिताजी लड़ते हुए मारे गए और मालदेव ने कब्जा करके किसको सौंप दिया, कुंपा। कल्याणमल को लगा अकेले पार पड़ेगी नहीं, इसलिए कल्याणमल दिल्ली वालों से सहायता मांगता है। दिल्ली का राजा इस टाइम शेरशाह सूरी। कौन राजा है, तो उसने किससे सहायता मांगी, शेरशाह सूरी से। लिखो इस युद्ध में मालदेव जीत गया, मालदेव वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में मालदेव जीत गया, मालदेव वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में मालदेव जीत गया, मालदेव वॉन दिस बैटल। तथा उसने कुंपा को बीकानेर सौंप दिया, एंड ही हैंडेड ओवर बीकानेर टू कुंपा। तथा उसने कुंपा को बीकानेर सौंप दिया, एंड ही हैंडेड ओवर बीकानेर टू कुंपा। तथा उसने कुंपा को बीकानेर सौंप दिया, एंड ही हैंडेड ओवर बीकानेर टू कुंपा। जैतसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। जैतसी डाइड वाइल फाइटिंग इन द बैटल। जैतसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। जैतसी डाइड वाइल फाइटिंग इन द बैटल। जैतसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया।
अतः जैतसी का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला गया। सो जैतसी सन कल्याणमल अप्रोच शेरशाह सूरी। किसको अप्रोच करता है वो? शेरशाह सूरी। अतः जैतसी का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला गया। सो जैतसी सन कल्याणमल अप्रोच शेरशाह सूरी। अप्रोच शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के पास चला गया। किसको अप्रोच किया उसने? शेरशाह सूरी को अप्रोच किया। ऐसे मालदेव मेड़ता पर भी हमला कर देता है। कहां पर हमला कर देता है? और मेड़ता पर भी कब्जा कर लेता है। इन दिनों मेड़ता में राजा हुआ करता वीरमदेव। कौन था? आप याद कर लो, खानवा युद्ध में कौन गया था? तो ये सारे एक टाइम के, ये लगभग सारे के सारे वीरमदेव पे। अच्छा, वीरमदेव भी इसके बाद शेरशाह के पास चला गया। और वीरमदेव के बीच में और शेरशाह के, सॉरी, वीरमदेव के और मालदेव के बीच में नहीं बनने का कारण तो एक हाथी था। वीरमदेव के पास एक हाथी था, उसका नाम था दरिया जोश। क्या नाम था? और मालदेव ने एक बार वीरमदेव कहा कि अंकल यार तुम्हारे पास ये हाथी है, मेरे को दे दो। लेकिन वीरमदेव ने देने से क्या कर दिया? मालदेव राजा बना, तो उसको गुस्सा आया, उसने मेड़ता पर हमला किया, मेड़ता पे कब्जा ही कर लिया। उसने कहा तुम हाथी नहीं दे रहे, मैं राज्य ले लूंगा। तो बाद में वीरमदेव भी किसके पास चला गया? शेरशाह। लिख लो, लाइन चेंज करके लिखो। मालदेव तथा वीरमदेव में दरियाजोश नामक हाथी को लेकर विवाद था। वीरमदेव कोष्टक में मेड़ता लिख लेना। मालदेव तथा वीरमदेव में दरियाजोश नामक हाथी को लेकर विवाद था। देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन मालदेव एंड वीरमदेव रिगार्डिंग एन एलिफेंट नेम्ड दरियाजोश। देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन मालदेव एंड वीरमदेव रिगार्डिंग एन एलिफेंट नेम्ड दरियाजोश। क्या लाइट नहीं है क्या? मालदेव तथा वीरमदेव में दरियाजोश नामक हाथी को लेकर विवाद था। देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन मालदेव एंड वीरमदेव रिगार्डिंग एन एलिफेंट नेम्ड दरियाजोश। लाइन चेंज करके लिखो। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। मालदेव कैप्चर्ड मेड़ता। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। मालदेव कैप्चर्ड मेड़ता। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। मालदेव कैप्चर्ड मेड़ता। अतः वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। सो वीरमदेव ऑल्सो अप्रोच्ड शेरशाह सूरी। अतः वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। सो वीरमदेव ऑल्सो अप्रोच्ड शेरशाह सूरी। वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। सो वीरमदेव ऑल्सो अप्रोच्ड शेरशाह सूरी। किसके पास चला गया? शेरशाह सूरी के पास चला गया। तो दो बंदे शेरशाह सूरी के पास चले गए, एक तो कल्याणमल और एक वीरमदेव। कल्याणमल कहां का है? बीकानेर। और वीरमदेव कहां का है? किसके पास गए? शेरशाह सूरी। शेरशाह कहां का राजा है? दिल्ली। किसके खिलाफ गए? मालदेव। तो ये सवाल कई बार पूछा हुआ है कि मालदेव के खिलाफ शेरशाह के पास जाने वाले राजस्थान के दो राजाओं के नाम बताओ। तो कौन कौन से राजा है? कल्याणमल और, ये तो राजस्थान का मैटर। उधर दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली में अफगानों को हरा के बाबर आ गया था। हमने पढ़ा था इब्राहिम लोदी को मार के पानीपत के पहले युद्ध में राजा कौन बन गया था? बाबर। बाबर मरा तो बाबर का बेटा राजा बन गया। बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं। अच्छा, अफगान यहां से तो हार गए, दिल्ली और आगरा तो उनके हाथ से निकल गया, पर बिहार अभी तक अफगानों के पास था। क्या था उनके पास? बिहार। और बिहार का राजा है शेरशाह सूरी। बिहार का राजा कौन है? और उसको लगता है कि यार ये मुगल क्या मांगते हैं, बाबर और हुमायूं ये सब कौन थे? मुगल। लगता है अफगानों का ये देश, मुगल इसमें क्या मांग रहे हैं। और उसने शेरशाह सूरी जो कहां का राजा है? बिहार। दिल्ली आगरा किसके पास है? हुमायूं। हुमायूं कौन है? मुगल। अफगान कौन है? शेरशाह सूरी। वो हमला करता है शेरशाह सूरी, हुमायूं को हराता है और दिल्ली आगरा पर क्या कर लेता है? तो हुमायूं किसके द्वारा हरा दिया गया? तो हुमायूं बेचारा दिल्ली आगरा छोड़ के भागा। हुमायूं जब दिल्ली आगरा छोड़ के भागा तो अपने मारवाड़ से होकर निकला। मारवाड़ से होकर निकला तो एक जगह पर रुका हुआ था, उस जगह का नाम है जोगी तीर्थ। जोधपुर में एक जगह, उसका नाम क्या है? जोगी तीर्थ नाम की एक जगह। कहां पर है जोगी तीर्थ? जोधपुर में। यहां पे कौन रुका हुआ है? हुमायूं। कौन रुका हुआ है? किससे हार के भाग रहा है? शेरशाह सूरी से। उसे लगा कि यार मारवाड़ का राजा मालदेव है, मालदेव शक्तिशाली राजा है, क्यों ना अपने मालदेव से सहायता मांगे। और उसने मालदेव के पास सहायता के लिए 3 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? एक दूत का नाम था मीर समंद। क्या नाम था? एक दूत का नाम था रायमल सोनी। क्या नाम है? और एक दूत का नाम था अतका खां। बोलो तीनों के नाम बोलो। किसने भेजे? किसके पास भेजे? किसके खिलाफ सहायता के लिए भेजे? कहां से भेजे? जोगी तीर्थ। कहां से भेजे? कौन कौन से 3 दूत नाम बताओ एक बार और।
ये तीनों मालदेव के पास गए। मालदेव जाका भाई राजा मालदेव, हम हुमायूं के दूत हैं, तुझे समाचार मिल ही गए होंगे। हुमायूं को दिल्ली और आगरा से निकाल दिया गया है, शेरशाह सूरी ने वहां कब्जा कर लिया। न तो हमारे पास रहने की जगह है, न लड़ने की शक्ति है। हम तेरे से दो सहायता चाहते हैं। एक सहायता तो ये चाहते हैं कि लड़ने में हमारी हेल्प कर, एक सहायता ये चाहते हैं कि रहने का कहीं जुगाड़ कर हमारे। मालदेव ने कहा जहां तक रहने की बात है, मैंने अभी अभी बीकानेर पे कब्जा किया है। बीकानेर पे कब्जा करके आया था कुंपा को देके। तो तुम अभी कहां बैठे हो? जिन्होंने हम जोगी तीर्थ बैठे हैं। यहाँ से सीधे बीकानेर चले जाओ। बीकानेर में एक मेरा बंदा है कुंपा, ये लेटर लिख के दे रहा हूं मैं, कुंपा को देना। कुंपा तुम्हें बीकानेर खाली करके दे देगा, तुम आराम से जाके कहां पर रहो? बीकानेर। और बताओ दूसरी प्रॉब्लम कि हमें शेरशाह से लड़ना है, तो लड़ने में तेरी हेल्प चाहिए। उसने कहा जिस दिन तुम्हें लड़ना हो उस दिन मिस कॉल करना और लोकेशन शेयर कर देना, जहां तुम कहोगे वहां पर मैं लड़ने के लिए आ जाऊं। और ये हुमायूं के लिए मेरी तरफ से थोड़ी गिफ्ट लेके जाना, 2-3 बोरियां भरी हुई थी। इनमें क्या है? उसने कहा काचा बादाम, ड्राई फ्रूट्स दिए उसने। क्या दिए थे? वो तीनों बड़े राजी हुए, तीनों राजी हो गए, शेरशाह सूरी के पास गए। उनका यार क्या गजब आदमी यार, अपने रहने का जुगाड़ हो गया भाई साहब, अब अपने कहां जाके रहेंगे? हाँ, हुमायूं के पास गए तीनों। हुमायूं को जाकर भाई वो गजब आदमी यार मालदेव, वो अपनी हेल्प कर रहा है, उसने रहने का जुगाड़ कर दिया, अपना कहां रह सकते हैं। और लड़ाई के उसने कहा शेरशाह से जब भी लड़ना हो मुझे बता देना, मैं हेल्प करने के लिए जाऊंगा, और तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट और भेजे। हुमायूं का पहले ड्राई फ्रूट खोलो यार, कितने दिन हो गए। वो बेचारा इधर उधर भागता ही घूम रहा था। उन्होंने कहा रुक यार एक बार, ड्राई फ्रूट बाद में खाना, एक बात हो रही है सुन ले। क्या बात है? कि हम तीनों जब मालदेव के पास ये कहने के लिए गए थे कि शेरशाह के खिलाफ हमारी मदद कर, उस टाइम वहां शेरशाह का एक दूत भी आया हुआ था। वो क्या कहने आया था? कि वो ये कहने आया था कि हुमायूं की कोई भी सहायता करनी। मालदेव ने तुम्हें क्या कहा? कि हमें कहा है कि मैं हुमायूं की सहायता करूंगा। उसको क्या कहा हमें नहीं पता, उससे अलग कमरे में जाके बात की थी। अब हुमायूं बेचारा घबरा गया, हुमायूं लगा यार उसको क्या कहा होगा। हुमायूं पढ़ेसरी था, सारे दिन पढ़ता रहा। हुमायूं के दो ही शौक थे, अफीम खाना और पढ़ना, और इन दो शौक में मर गया था। अपनी लाइब्रेरी हमेशा साथ लेके चलता था। एक दिन ज्यादा अफीम खाया हुआ था, लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रहा था बुक लेके। अचानक मस्जिद की अजान की आवाज है, नमाज की आवाज है, नमाज है, और उसको याद आ रहा है नमाज पढ़नी है। वो भूल गया मैं सीढ़ियों पे खड़ा हूं, वो बैठ गया नमाज पढ़ने के लिए। जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाने से उसकी मौत। ज्योतिष का बड़ा शौकीन था, हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता। सोमवार को अलग रंग कलर पहनूंगा, अलग अलग कलर होते हैं। शनिवार को काला पहन लिया, बृहस्पतिवार को पीला पहन लिया, इस प्रकार के अलग अलग कलर के कपड़े और पहना करता था। पढ़ाई किया करता था। तो उसका जो लाइब्रेरियन था वो हमेशा उसका साथ रहता, दोस्त था उसका बहुत अच्छा। और उसके लाइब्रेरियन का नाम था मुल्ला सुर्ख। क्या नाम था? अब बंदा जहां पर ज्यादा बैठेगा उसका वही दोस्त होगा। तो वो भाग के मुल्ला सुर्ख के पास गया, और उसने मुल्ला सुर्ख को आगे, मुल्ला जी, अपने 3 बंदे गए मालदेव के पास और सहायता मांगने के लिए। उसने फुल कहा कि जितना चाहिए उतनी सहायता दे दूंगा। पर वहां शेरशाह का दूत भी आया हुआ था और उससे अलग बात की है। अब क्या बात की होगी यार, तुम थोड़े पढ़े लिखे आदमी, इंटेलिजेंट हो, सारे दिन किताबों में बैठे रहते हो। मुल्ला सुर्ख ने कहा कि मालदेव ने शेरशाह सूरी के दूत को यह कहा होगा कि मैं हुमायूं को बीकानेर भेज रहा हूं। बीकानेर में एक मेरा बंदा पहले से तैयार बैठा है कुंपा, वो हुमायूं को पकड़ लेगा, गिरफ्तार कर लेगा, तुम बीकानेर आ जा और पकड़ के ले जा। हुमायूं ने कहा तुझे क्यों लगता है कि इतना बड़ा धोखा कर सकता है आदमी अपने साथ? ऐसे कैसे कर सकता है? मुल्ला सुर्ख ने कहा इसने अपने बाप को नहीं बख्शा, अपने आसपास के भाइयों को नहीं बख्शा, तू भाई साहब लगता क्या है इसका? तो हुमायूं ने कहा तो अपने को क्या करना चाहिए? उसने कहा चप्पलें हाथ में लेनी चाहिए। भाई साहब हुमायूं यहां से भागा, जो बेचारा ठीक सिंध जाके रुका। कहां जाके रुका? पाकिस्तान में सिंध पड़ता है, वहां पाकिस्तान में जाके रुका। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस टाइम वहां सिंध में एक रियासत पड़ती अमरकोट। कौन सी रियासत थी? अमरकोट नाम की एक रियासत थी। और यहां का एक राजा था, उसका नाम था वीर साल सोढ़ा। क्या नाम था? तो हुमायूं को बाद में शरण अमरकोट का राजा देता है। अमरकोट के राजा का नाम क्या था? कहां का राजा वीर साल सोढ़ा? अमरकोट कहां पड़ता है? सिंध कहां पड़ता है? लिखो, हेडिंग डालो, मालदेव हुमायूं संबंध, मालदेव हुमायूं रिलेशंस। मालदेव हुमायूं संबंध, मालदेव हुमायूं रिलेशंस। लिखो, शेरशाह सूरी से हारने के बाद, आफ्टर डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी से हारने के बाद, आफ्टर डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी से हारने के बाद,
आफ्टर डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। हुमायूं मारवाड़ से होकर जा रहा था। हुमायूं वॉज पासिंग थ्रू मारवाड़। हुमायूं मारवाड़ से होकर जा रहा था। हुमायूं वॉज पासिंग थ्रू मारवाड़। हुमायूं मारवाड़ से होकर जा रहा था। हुमायूं वॉज पासिंग थ्रू मारवाड़। लाइन चेंज करके लिखो। इस समय दिस टाइम, इस समय दिस टाइम उसने मालदेव के पास 3 दूत भेजे। ही सेंट 3 मैसेंजर्स टू मालदेव। उसने मालदेव के पास 3 दूत भेजे। ही सेंट 3 मैसेंजर्स टू मालदेव। मालदेव के पास 3 दूत भेजे। ही सेंट 3 मैसेंजर्स टू मालदेव। तथा शेर शाह सूरी के खिलाफ सहायता मांगी एंड डिमांडेड हेल्प अगेंस्ट शेर शाह सूरी। तथा शेर शाह सूरी के खिलाफ सहायता मांगी एंड डिमांडेड हेल्प अगेंस्ट शेर शाह सूरी। तथा शेर शाह सूरी के खिलाफ सहायता मांगी एंड डिमांडेड हेल्प अगेंस्ट शेर शाह सूरी। 3 दूतों के नाम लिखो कौन कौन थे। क्या नाम लिखे हैं बोर्ड पे तो पढ़ो देखे। मीर समंद, रायमल सोनी, अतका खां। क्या क्या नाम दोबारा बोलो। मीर समंद, रायमल सोनी और अतका खां। जब ऐसे नाम लिखो तो मन ही मन बोल के लिखा करो, बोलने से चीजें याद हो जाती है। केवल यू रोबोट मत रहा करोगी, बोर्ड पे देखा लिख लिया, बोर्ड पे देखा लिख लिया। क्या क्या नाम बोलो देखे। मीर समंद, रायमल सोनी और अतका खां। उतार लिए तीनों नाम। मीर समंद, रायमल सोनी और अतका। लाइन चेंज करके लिखो। मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया। मालदेव प्रोमिस्ड हुमायूं टू गिव बीकानेर एंड मिलिट्री असिस्टेंस। मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया। मालदेव प्रोमिस्ड हुमायूं टू गिव बीकानेर एंड मिलिट्री असिस्टेंस। बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया। प्रोमिस्ड हुमायूं टू गिव बीकानेर एंड मिलिट्री असिस्टेंस। एक ही बात है, बीकानेर जाके तू रह सकता है, इसका मतलब क्या हुआ। अगला लिखो, इसी में लिखो। लेकिन हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं करता है। बट हुमायूं कुड नॉट ट्रस्ट ऑन मालदेव। लेकिन हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं करता है। बट हुमायूं कुड नॉट ट्रस्ट ऑन मालदेव। तथा अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर एंड ऑन एडवाइज ऑफ हिज चीफ लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख। तथा अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर एंड ऑन एडवाइज ऑफ हिज चीफ लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख। तथा अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर और ऑन एडवाइज ऑफ हिज चीफ लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख वह सिंध की तरफ चला जाता है। ही मूव्ड टुवर्ड्स सिंध। वह सिंध की तरफ चला जाता है। ही मूव्ड टुवर्ड्स सिंध। वह सिंध की तरफ चला जाता है। ही मूव्ड टुवर्ड्स सिंध। लाइन चेंज करके लिखो। अमरकोट के राजा वीरसाल सोढ़ा ने उसे शरण दी थी। अमरकोट किंग वीरसाल सोढ़ा गेव शेल्टर टू हिम। अमरकोट के राजा वीरसाल सोढ़ा ने उसे शरण दी थी। अमरकोट किंग वीरसाल सोढ़ा गेव शेल्टर टू हिम। अमरकोट के राजा वीरसाल सोढ़ा ने उसे शरण दी थी। अमरकोट किंग वीरसाल सोढ़ा गेव शेल्टर टू हिम। इसको बॉक्स में बंद कर दो, इस लाइन को। वीरसाल सोढ़ा ने उसे क्या दी थी, शरण दी थी। अब हम यहां कहते हैं भाई साहब, यहां मालदेव और हुमायूं दोनों ही समझदारी नहीं दिखाते। यदि हुमायूं थोड़ी ये समझदारी दिखाता, हाँ किसने पहले, हुमायूं ने पहले, मालदेव ने हुमायूं के पास दूत भेजा किसके खिलाफ। क्या माइक दो रस। हाँ जोधपुर लिखवा तो दिया ऊपर। जोगी तीर्थ नामक स्थान से 3 दूत भेजे, नहीं लिखवाए।
कोई बात नहीं, मत लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है, इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं। तो ये कह रहा है कि पहले मालदेव ने हुमायूं के पास दूत भेजा, ठीक है, किसके लिए? ये भी तो साम्राज्य विस्तार करना चाहता था ना, ये शेरशाह सूरी मेवाड़ की शक्ति बढ़ रही थी ना सर, हाँ, मेवाड़ का आ गया, मारवाड़ की शक्ति बढ़ रही थी ना, ठीक है। तो फिर इसने मना कर दिया था, 1.5-2 साल बाद आई था ना वापिस। फिर इसने कहा, हुमायूं ने कहा भाई अब मालदेव के पास चलते हैं, तो पहले तो मालदेव ने भेजा था ना, ठीक है, कहाँ भेजा था सर, वो कहाँ पर थे मतलब? क्या लेना देना, न तो कोई भेजा ना कोई से लेना देना, ठीक है, अपने एक काम की बात है, ये पढ़ा अपने। अब यहाँ पे दोनों थोड़ी समझदारी नहीं दिखाते कि भाई यदि हुमायूं थोड़ी समझदारी दिखाता और यहां से सिंध की तरफ ना जाता, मालदेव की बात मान के कहां चला जाता, बीकानेर, तो गठबंधन बन सकता था। अच्छा, मालदेव भी समझदारी नहीं दिखाता है और मालदेव दूत को कहता है कि तुम बीकानेर चले जाओ, मैं सहायता कर दूंगा, इसकी अपेक्षा वो खुद चला जाता हुमायूं के पास और हुमायूं कह देता कि भाई रुक यार, अपने दोनों मिलके लड़ते हैं। तो दोनों मिलके यदि लड़ते तो अफगानों का राज भारत से समाप्त कर सकते थे, क्योंकि हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद अब मालदेव को शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा? शेरशाह सूरी को। तो उसको पता था कि यार आज शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, कल वो मेरी तरफ आएगा, इससे अच्छा अपने हुमायूं के साथ गठबंधन कर ले, दोनों किसके खिलाफ लड़के मिल सकते हैं? शेरशाह सूरी, और अफगानों का राज भारत से क्या कर सकते हैं? समाप्त। फिर दूसरा हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के राजाओं के साथ में संबंध शुरू किए थे अकबर ने। किसने शुरू किए थे? अपने पढ़ते हैं खानवा युद्ध के बाद अकबर ने संघर्ष के स्थान पर कौन सी नीति अपना ली थी? सही, तो संबंध शुरू किए थे अकबर ने। वो संबंध इसी टाइम शुरू हो जाते, अकबर संधियां करने लगता है, वो संधियां किसके टाइम में हो जाती? हुमायूं। लेकिन ये दोनों ये मौका चूक गए। लिखो, यदि मालदेव तथा हुमायूं थोड़ी समझदारी दिखाते, इफ मालदेव एंड हुमायूं हैड शोन सम विजडम, यदि मालदेव तथा हुमायूं थोड़ी समझदारी दिखाते, इफ हुमायूं एंड मालदेव हैड शोन सम विजडम, यदि मालदेव तथा हुमायूं थोड़ी समझदारी दिखाते, इफ मालदेव एंड हुमायूं हैड शोन सम विजडम, थोड़ी समझदारी दिखाते, तो शेरशाह के खिलाफ गठबंधन बना सकते थे। देन दे कुड मेक एन अलायंस अगेंस्ट शेरशाह, तो शेरशाह के खिलाफ गठबंधन बना सकते थे। देन दे कुड मेक एन अलायंस अगेंस्ट शेरशाह, तो शेरशाह के खिलाफ गठबंधन बना सकते थे। देन दे कुड मेक एन अलायंस अगेंस्ट शेरशाह, तथा अफगान शासन भारत से समाप्त कर सकते थे। एंड कुड एलिमिनेट अफगान रूल फ्रॉम इंडिया, तथा अफगान शासन भारत से समाप्त कर सकते थे। एंड कुड एलिमिनेट अफगान रूल फ्रॉम इंडिया, तथा अफगान शासन भारत से समाप्त कर सकते थे। एंड कुड एलिमिनेट अफगान रूल फ्रॉम इंडिया, अफगान शासन भारत से समाप्त कर। लाइन चेंज करके लिखो। कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन, अकबर ने मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत की थी। अकबर स्टार्टेड मुगल राजपूत रिलेशंस, अकबर ने मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत की थी। अकबर स्टार्टेड मुगल राजपूत रिलेशंस, संबंधों की शुरुआत की थी। अकबर स्टार्टेड मुगल राजपूत रिलेशंस, वे संबंध इसी समय प्रारंभ हो सकते थे। दीज रिलेशंस कुड बी इनिशिएटेड फ्रॉम दिस टाइम, वे संबंध इसी समय प्रारंभ हो सकते थे। दीज रिलेशंस कुड बी इनिशिएटेड फ्रॉम दिस टाइम, वे संबंध इसी समय प्रारंभ हो सकते थे। दीज रिलेशंस कुड बी इनिशिएटेड फ्रॉम दिस टाइम। हुमायूं तो यहां से भाग भूग गया। अब दिल्ली का राजा कौन बना बैठा है? शेरशाह। और शेरशाह के पास मालदेव के दो बंदे बैठे हैं, कल्याणमल और वीरमदेव। कौन कौन बैठे हुए? जिनकी मालदेव से बनती नहीं है, मालदेव के खिलाफ सहायता मांगने के लिए किसके पास गए हुए? इधर शेरशाह ने हुमायूं के खिलाफ एक दूत भेजा शेरशाह मालदेव के पास, लेकिन मालदेव ने उस दूत को यही कहा भाई हम हुमायूं की सहायता करेंगे, हम शेरशाह की सहायता। तो शेरशाह को बड़ा गुस्सा है। शेरशाह ने कहा यार मैं कह रहा हूं हुमायूं की सहायता मत करो, तुम कह रहे हैं हम हुमायूं की सहायता करेंगे, और तेरे बंदे मेरे पास दो बैठे, फिर मैं इनकी कर देता हूँ। तो उसने कल्याणमल वीरमदेव को बुलाया, भाई आओ रे बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। कल्याणमल वीरमदेव ने कहा सर सिंपल प्लान है, तीनों मिलकर लड़ते हैं, शेरशाह कल्याणमल वीरमदेव। मालदेव को मार देते हैं, और मालदेव को मारने के बाद में कल्याणमल ले लेगा बीकानेर, वीरमदेव ले लेगा मेड़ता, शेरशाह ले लेगा जोधपुर। तीनों को अपना अपना, हमें तो अपने अपने राज दिला दो और तू किस पे कब्जा कर लेना। शेरशाह ने कहा हो सकता है ऐसा? अरे का सर अपने तीनों मिलकर लड़ेंगे, क्यों नहीं होगा। तो शेरशाह उधर से दो सेनापतियों को लेकर रवाना हुआ, दो राजाओं को लेकर रवाना हुआ। कौन कौन? कल्याणमल और वीरमदेव। कल्याणमल कहाँ का है? बीकानेर। वीरमदेव कहाँ का है? मेड़ता।
किसके साथ आ रहे हैं दोनों? किससे लड़ने के लिए? इधर मालदेव ने अपने साथियों को बुलाया, अपने सारे सेनापतियों को इकट्ठा किया, अपने सारे सामंतों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि भाई सुना आपने कि शेरशाह आ रहा है, उधर से 2 बंदों को साथ में लेके, कल्याणमल और वीरमदेव। आप बताओ भाई कहां पे लड़े, कहां पर नहीं लड़े? कुछ ने कहा कि अपने को अजमेर जाके लड़ना चाहिए। कहां लड़ना चाहिए? क्योंकि अजमेर से मारवाड़ की बाउंड्री शुरू हो जाती है, तो बाउंड्री पे रोक ले, जोधपुर की तरफ आने ही क्यों दे उसको? कईयों ने कहा नहीं यार, अजमेर दूर पड़ जाएगा, यहां से अपने को हथियार लेके जाने, पूरा घोड़ों का सामान चारा लेके जाना, सैनिकों का सामान लेके जाना, इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सप्लाई ज्यादा हो नहीं पाएगी अपने बीच में। अपने काम करते हैं जोधपुर में रह के लड़ लेते हैं, ताकि शेरशाह को पूरा अंदर आने दे, अंदर आएगा तो उसको नुकसान पहुंचाएं। कईयों ने कहा नहीं नहीं यार, अंदर तक क्यों आने दो, इतना आने ही क्यों दो? फिर फाइनली तय हुआ कि जोधपुर अजमेर के बीच में लड़ते हैं। तो जोधपुर अजमेर के बीच में अच्छी लोकेशन कहां पे लड़े? तो कहा एक बंदा था, जिस बंदे का नाम था जेता। क्या नाम था? और जेता ने कहा कि भाई साहब, जेतारण के आसपास में पहाड़ियों की जगह, जहां पहाड़ियां आपस में मिलती है, तो पहाड़ियों की लोकेशन हमेशा युद्ध के लिए क्या होती है? अच्छी। हम वहां जाके लड़ते हैं। उस जगह का नाम था गिरी सुमेल। क्या नाम था? क्या नाम जगह का? गिरी का मतलब होती है पहाड़ियां, सुमेल मतलब मिलना, जहां पहाड़ियां मिलती है उस जगह क्या बोलते हैं? गिरी। जेतारण के पास। किसके पास है? अब ये जो नया जिला बन गया आपका ब्यावर, इधर डाल दिए इनको, तो गिरी सुमेल का युद्ध कर दो या क्या कर दो इसको? जेतारण का। ये युद्ध होता है 5 जनवरी 1544। कब होता है बताओ? 5 जनवरी 1544। कौन सा युद्ध है बताओ? किस किस के बीच में हो रहा है? मालदेव और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के साथ राजस्थान के कौन से 2 राजा आ रहे हैं? एक तो आ रहा है कल्याणमल, एक कौन आ रहा है? कल्याणमल कहां का है? बीकानेर का। और वीरमदेव कहां का है? मेड़ता का है। उधर मालदेव का एक सेनापति कौन है? कौन है? जेता। इतने मालदेव जब वहां बातें कर रहे थे तो जेता से पूछा भाई यहीं पे क्यों लड़े? तो उसने कहा एक तो साहब पहाड़ों की लोकेशन अच्छी है, मैं व्यवस्था भी कर दूंगा वहां, सारी हथियार वगैरह, घोड़े वोड़े सब व्यवस्था मेरी, चिंता मत करो आप, तो मैं ढंग से देख लूंगा वहां का। इतने मालदेव की नजर पड़ी किसी एक बंदे। मालदेव ने कहा अरे तुम्हें तो मैं बीकानेर छोड़ के आया था। कौन था? तुम कब आ गए? सर मैं कल ही आया हूं। क्यों आए तुम? अरे कि मैंने सुना शेरशाह हमला करने वाला है, और मैं इस बात को कैसे सहन कर सकता हूं कि मेरे देश पर कोई दूसरा हमला करने वाला है और मैं बीकानेर बैठा बैठा वहां पे चुपचाप बैठा रहूं? नहीं, मैं देश के लिए लड़ूंगा। और मालदेव ने कहा शाबाश मेरे चीते, तेरे जैसे लोग जब होंगे तो जोधपुर का कोई बाल भी बांका। तो एक और सेनापति कौन आ गया? तो मालदेव की तरफ से तो कौन कौन 2 है? उधर से कौन कौन है? एक बार उतार लो फिर अपने बात करते हैं। नया जो डिस्ट्रिक्ट में ना ब्यावर, इस साइड में आ गया ये आपका जेतारण वाला भाग। बैटल ऑफ गिरीश सुमेल या बैटल ऑफ जेतारण है? पाली, पाली है ना, जेतारण पाली में आता था। पाली का और अजमेर का थोड़ा भाग तोड़ के ब्यावर बनाया है। रायपुर जेतारण वाले इधर ले लिए ब्यावर में। उस टाइम तो जोधपुर में था, तब तो पाली नहीं था राज्य, तब तो देश मारवाड़ हुआ करता था। अगर ये को इससे पहले पाली जिले में आता था, अब इस ब्यावर जिले में आ गया। उतार लिया? क्या नाम बताओ देखिए युद्ध का? गिरीश सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध? कब हुआ था? 5 जनवरी 1544। किस किस के बीच में? मालदेव और, मालदेव की तरफ से 2 बंदे कौन है? कल्याणमल की तरफ से, सॉरी शेरशाह की तरफ से कल्याणमल और वीरमदेव। कल्याणमल कहां का है? वीरमदेव कहां का है? दोनों सेनाएं आमने सामने आगे पड़ गई, अपनी अपनी तैयारियां करे, शेरशाह अपनी तैयारी करे, मालदेव अपनी तैयारी करे। मुसलमान राजाओं में एक अच्छी विशेषता यह थी कि दुश्मन की जासूसी करवा लिया करते और पता लगाते कि अगले पास कितना क्या सामान मालमत्ता कितना है। शेरशाह ने जब मालदेव का पता लगाया तो मालदेव के बारे में पता चला कि भाई साहब आज दिन तक जो इसके सामने है उसको भगा भगा के मारा है इसने।
और इस बार भी भयंकर सेना लेके आया है, अपनी हालत खराब कर देगा। शेरशाह ने कल्याणमल वीरमदेव को बुलाया, इधर और वो प्लान दोबारा समझाना थोड़ा। उनका सर इजी प्लान है अपना, तो अपने तीनों मिलके इसको मार देंगे मालदेव को, आप रख लेना जोधपुर, हमें हमारे बीकानेर मेड़ता वापस दिला देना। शेरशाह ने कहा तुम्हें नहीं लगता इस बार ये मुझे भी मार के दिल्ली आगरा पे कब्जा करेगा? भाई साहब डाकिया आदमी है ये, भयंकर सेना है इसके पास। कल्याणमल वीरमदेव ने कहा ना ना सर, इतना आपको लग रहा है उतना भी नहीं। उसने कहा तुम दोनों तो चुप ही रहो, तुम दोनों को तो इसने धोतियां खोल ली थी, तुम्हारी सीडी पड़ी है मेरे पास में, वीडियो वायरल हो रखा है तुम्हारा। तो पर शेरशाह के लिए कहते हैं, शेरशाह ने कहा मैं मेरा ही दिमाग लगाता हूं। शेरशाह के लिए कहा जाता है कि शेरशाह में शेर जितनी ताकत और लोमड़ी जितनी चालाकी थी। कमीनापन जगीरा की तरह कूट कूट के भरा हुआ था। जगीरा को जानते हो तुम लोग? क्या बात करते हो, तुमने चाइना गेट मूवी नहीं देखी? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने चाइना गेट मूवी नहीं देखी? अरे यार तुमने किया क्या अब तक? आज ही घर पे जाके क्या देखोगे? जगीरा गुंडा, जगीरा का डायलॉग है कि जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन जगीरा जैसा कमीनापन कहां से लेकर आओगे? है ना, खाली लड़ाई करनी जरूरी थोड़ी, साथ में क्या होना चाहिए? तो शेरशाह में भी किसकी तरह कमीनापन था? जगीरा की तरह कमीनापन था उसमें। तो शेरशाह ने अपने 5 बंदे बुलाए, अपने सैनिक बुलाए, और उन 5 का कि तुम व्यापारी का बेस बनाओ। किसका बेस बनाओ? और हथियार बेचने के लिए जाओ मालदेव के पास। क्या बेचने के लिए? हथियार। तो भाई 5 आदमियों ने व्यापारियों जैसे बेस बनाया, हथियार लिए खूब सारे, यूं गांव में घूमते, अलग अलग गांव में सेना पड़ी रहती, थोड़ी इस गांव में थोड़ी आपस में 5-10 किलोमीटर की डिफरेंस पे, घूमते 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 हथियार ले लो, हथियार ले लो, मालदेव के पास पहुंचे। अब युद्ध के टाइम में हथियार ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ज्यादा हथियार चाहिए, तो मालदेव तैयार बैठा। मालदेव ने कहा लाओ भाई, और हथियार भी सारे एक से एक बढ़ के शानदार, तलवारें एकदम शानदार वाली। और मालदेव ने कहा सारी तलवारें दे दो। और मालदेव ने उन व्यापारियों को वहीं बिठाया अपने कैंप में, अपने सारे सेनापतियों को बुला, अलग अलग सेनापतियों के कैंप लगे होते अलग अलग, कि भाई बुलाओ सबको, जेता कुंभा बाकी जितने सेनापति सब आए। हाँ भाई बताओ कितनी तलवार चाहिए? किसी ने कहा मुझे 100 चाहिए, 80 चाहिए, 120 चाहिए, 200 चाहिए। उन्हें सबको तलवारें दिलवाई, और सब उनको सब काबिल ले लेके अपने कैंप में जाओ। गए, व्यापारियों को पूछा भाई पेमेंट बताओ तुम्हारे, ये पेमेंट दिए, और कहा थैंक यू यार, इतनी अच्छी तलवारें ला के दी, आगे से जब भी कोई अच्छा हथियार हो मुझे ला के देना। उनका राजा तुम्हें यार थैंक यू, तुमने एक साथ खरीद ली, इधर उधर हमें घूमना नहीं पड़ेगा, वरना 4 जगह और जाना पड़ता, अगली बार सीधे तेरे पास ही आ जाएंगे। वो वहां से उठ के चले गए। मालदेव बैठा बैठा सोच रहा है कल कैसे लड़ना है कैसे नहीं लड़ना है। अचानक मालदेव की नजर पड़ी, कैंप में एक पर्ची पड़ी हुई है। तो उसको दिमाग में आया कि यार पहले तो यहाँ कोई पर्ची नहीं थी, अचानक ये पर्ची कहां से? उसने पर्ची खोली तो पर्ची में लिखा हुआ था कि सुल्तान शेरशाह सूरी तुम किसी भी बात की चिंता मत करना, हम दोनों भाई जेता और कुंपा कल जैसे युद्ध शुरू होगा मालदेव को पकड़ के तेरे को सौंप देंगे, पर तू भी अपना प्रॉमिस निभाना, और जेता और कुंपा ने तू भी अपना प्रॉमिस निभाना, तथा मालदेव को मारकर हम दोनों भाइयों जेता और कुंपा को जोधपुर का राजा बना दे। पर्ची क्या कर रही है कि जेता और कुंपा किससे मिल गए? पर्ची से ये पता चलता है कि वो दोनों जेता और कुंपा ये पर्ची शेरशाह के पास भेजना चाहते थे, और गलती से यहां गिर गई हथियार लेने आए, जबकि वो पर्ची जेता कुंपा नहीं डाल के गए। वो पर्ची कौन डाल के गए? वो। अब भाई मालदेव को दिमाग खराब, और मालदेव को लगा कि अच्छा मैंने पूछा था वहां पे लड़ाई कहां करनी है, तो इस जेता ने कहा था जेता रण कर लो, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, और व्यवस्था ये है। मैंने पूछा था इस कुंपा को तू बीकानेर से क्यों आ गया, तो इसने कहा देश के लिए लड़ने का मौका कब कब मिल रहा है। और भाई साहब उसको दिमाग खराब, उसने कहा यार 2 की पर्ची तो मिल गई, भगवान जाने और कितने हैं जो इनके अंदर से शेरशाह से मिले हुए, और यदि कल मैं यहां लड़ा तो ये मेरे को पकड़ के किसको दे देंगे? शेरशाह को। अब जब लड़ाई करनी तो फिर यहां क्यों लड़ूं, जोधपुर जाके लड़ूं, मेरे घर में जाके लड़ूंगा, ताकि कम से कम वहां ढंग से लड़ सकूं। तो मालदेव रातों रात अपने पूरे सेनापतियों को बुलाता है, और सेनापतियों को बुला कहता है वापस अपने कहां चलना है? अरे सर क्या हुआ, सुबह अपने लड़ाई करनी? उसने कहा नहीं करनी लड़ाई। और ये जेता और कुंपा नमक हरामी दोनों मिल गए जाके शेरशाह से, और एक बार शेरशाह चला जाए युद्ध हो जाए इससे, बाद में जेता कुंपा को तो बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जेता कुंपा ने कहा अरे सर हमने कुछ ही नहीं किया, हमारी राइटिंग चेक कर लो, नहीं है, हम तो दोनों इंग्लिश में साइन ही नहीं करते, हिंदी में करते हैं। लेकिन भाई मालदेव अपनी पूरी सेना लेके कहां चला गया? जोधपुर। और जाती हुई सेना जेता कुंपा को धिक्कारेगी, सर मानी चाहिए, देश के साथ गद्दारी कौन करता है, राष्ट्रद्रोह, विश्वासघात, नमक हरामी। और जेता कुंपा को लगा यार कुछ किया ना कराया, फालतू में इल्जाम और लिए, और जेता कुंपा को लगा अब इस कलंक को धोने का एक ही तरीका है, कल हम अकेले लड़ेंगे। उनके पास 12,000 फौजी थे। कितने हजार फौजी थे? शेरशाह कल्याणमल वीरमदेव की फौज मिला के थी 80,000। कितनी थी? वो 12,000 लड़े अगले दिन, और 80,000 के छक्के छुड़ा दिए थे इन्होंने। वो जीत जाते इस युद्ध को। इतने में शेरशाह की एक टुकड़ी पीछे से और आ रही थी, एक रिजर्व टुकड़ी थी शेरशाह के पास, उसका सेनापति था जलाल खान जलवनी। क्या नाम था?
जलाल खान जलवानी नाम का सेनापति था। वो एंड टाइम पर जब जेता कुंपार युद्ध बराबर चल रहा है, जलाल खान जलवानी एकदम एक फ्रेश टुकड़ी लेके घुसता है और वो जैसे तैसे करके युद्ध को जितवाता है। शेरशाह युद्ध जीत तो गया, जीतने के बाद उसने जोधपुर पे कब्जा भी किया, लेकिन उसके मुंह से फिर भी निकल गया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आज मुझे जोधपुर मिल गया, पर इस जोधपुर में होता क्या है, मुट्ठी भर। और यदि आज हार जाता तो मेरे हाथ से क्या निकल जाता, दिल्ली और आगरा, हिंदुस्तान की मुख्य राजनीति निकल जाती थी। क्या कहा उसने, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की। ऐसा उसने कौन सा युद्ध जीतने के बाद कहा, कौन सा युद्ध, गिरीश। लिखो, शेरशाह की चालाकी के कारण ड्यू टू क्लेवरनेस ऑफ शेरशाह, शेरशाह की चालाकी के कारण, ड्यू टू क्लेवरनेस ऑफ शेरशाह, मालदेव वापस जोधपुर चला गया। मालदेव रिटर्न बैक टू जोधपुर। मालदेव वापस जोधपुर चला गया। मालदेव वापस जोधपुर चला गया। मालदेव रिटर्न बैक टू जोधपुर, रिटर्न बैक टू जोधपुर। देखो, जेता तथा कुंपा ने शेरशाह का सामना किया। जेता एंड कुंपा कन्फ्रंटेड शेरशाह। जेता तथा कुंपा ने शेरशाह का सामना किया। जेता एंड कुंपा कन्फ्रंटेड शेरशाह। जेता तथा कुंपा ने शेरशाह का सामना किया। जेता एंड कुंपा कन्फ्रंटेड शेरशाह। लाइन चेंज करके लिखो, जलाल खान जलवानी की सहायता से, विद हेल्प ऑफ जलाल खान जलवानी, जलाल खान जलवानी की सहायता से, विद हेल्प ऑफ जलाल खान जलवानी, शेरशाह जीत गया। शेरशाह वोन, शेरशाह युद्ध जीत गया। शेरशाह वोन दिस बैटल। शेरशाह युद्ध जीत गया। शेरशाह वोन दिस बैटल। तथा जीतने के बाद एंड आफ्टर विक्ट्री, तथा जीतने के बाद एंड आफ्टर विक्ट्री, उसने कहा था कि ही सेड दैट, उसने कहा था कि ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आई वुड हैव लॉस्ट एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान, I would have lost empire of Hindustan for handful of millets. मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। I would have lost empire of Hindustan for handful of millet. मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। I would have lost empire of Hindustan for handful of millet. मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किसने कहा था ऐसा, कौन से युद्ध के बाद, गिरीश। लाइन चेंज कर लिखो, शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। शेरशाह कैप्चर्ड जोधपुर। शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। शेरशाह कैप्चर्ड जोधपुर। तथा उसने खवास खान को जोधपुर सौंप दिया। And he handed over Jodhpur to खवास खान। तथा उसने खवास खान को जोधपुर सौंप दिया। And he handed over Jodhpur to खवास खान। खवास खान को जोधपुर सौंप दिया। Handed over Jodhpur to खवास खान। किसको जोधपुर सौंप दिया, खवास खान को। अच्छा, हुआ क्या, मालदेव वापस जोधपुर गया था। अब जैसे गिरी सुमेल शेरशाह जीता, वो जोधपुर की तरफ आगे बढ़ा। मालदेव को अभी भी अपने सेनापतियों पे कोई भरोसा नहीं, और उसको लगे जेता कुंपा की जो पर्ची पकड़ ली गई, क्या पता इन बाकियों में से अभी भी कोई मिला हुआ हो। तो मालदेव जोधपुर भी खाली करता है। मालदेव चला गया सिवाना। कहां चला गया, सिवाना पूरा पहाड़ों की जगह थी। तो उसको लगा कि पहाड़ों में यदि कुछ सेना उधर मिल भी गई तो भी मैं शेरशाह से क्या कर लूंगा, लड़ाई। तो सिवाना के लिए कहते हैं कि जैसे मेवाड़ वालों पे जब भी संकट आता तो कहां जाया करते, कोंबलगढ़। मारवाड़ वालों पे संकट आता तो कहां जाते, तो कि सिवाना मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली थी। मारवाड़ के राठौड़ों को जब भी शरण लेनी होती कहां जाते, तो मालदेव चुपचाप कहां चला जाता है, सिवाना। देख लो, मालदेव सिवाना चला गया था। मालदेव मूव्ड टू सिवाना। अभी बलोत्रा डिस्ट्रिक्ट बना इसमें, मालदेव सिवाना चला गया था। मालदेव मूव्ड टू सिवाना। इसे मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है।
इट इज कॉल्ड ए शेल्टर हाउस ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ए शेल्टर हाउस ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ए शेल्टर हाउस ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के राठौड़ों को क्या कहते हैं? शरण स्थली कहा जाता है। शेरशाह ने भी जोधपुर पे कब्जा किया, फिर आगे सिवाना की तरफ गया ही नहीं, वो चुपचाप यहां से वापस चला गया। शेरशाह यहां से वापस गया, मध्य प्रदेश में एक जगह पर थी कालिंजर। कौन सी जगह? तो उसने अगला हमला बाद में किया कालिंजर की तरफ। कहां पर किया? कालिंजर। वहां कालिंजर के किले के बाहर शेरशाह ने अपनी तोपें लगा रखी है और कालिंजर के किले की दीवारों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन एक तोप का गोला दीवार के टकराया, वापस आ गया, शेरशाह खुद ही मर गया। तो शेरशाह अपनी तोप के गोले से मर जाता। इस घटना के थोड़े दिन बाद, 7-8 महीने बाद ही मर गया था। जब मर गया 1545 में मर ही जाता। जब वो मर गया तो ये मालदेव को पता चला कि शेरशाह तो खुद ही मर गया। तो मालदेव सिवाना से आया, खवास खान को थप्पड़ मार के भगा दिया और उसने जोधपुर पर वापस क्या कर लिया? कब्जा। देख लो। थोड़े समय पश्चात आफ्टर सम टाइम मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। मालदेव रिकैप्चर्ड जोधपुर। मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। मालदेव शेरशाह के साथ में जो भी उसके रिलेशन है उसमें कूटनीतिक गलतियां करता है। कैसी गलतियां करता है? डिप्लोमेसी सही नहीं है उसकी। क्या डिप्लोमेसी सही नहीं है? पहली गलती तो उसने ये की कि उसने कल्याणमल और वीरमदेव को मालदेव के शेरशाह के पास जाने का मौका दिया कि भाई यदि वो कल्याणमल वीरमदेव पर अटैक नहीं करता तो शेरशाह इस पर अटैक नहीं करता। पर अपने कह सकते हैं कि सर शेरशाह तो साम्राज्यवादी राजा था, उसको कल्याणमल वीरमदेव की आवश्यकता, उसने हुमायूं पे भी तो किया था। हुमायूं के पास कौन से कल्याणमल वीरमदेव थे, पर उसने फिर भी अटैक किया था। तो यह भी हो सकता है कि वो मालदेव पर भी अटैक कर देता। पर मान लो यदि कल्याणमल वीरमदेव उसको ना बुला के लाते और फिर भी शेरशाह इधर मालदेव पर अटैक कर देता, तो कल्याणमल वीरमदेव किसका साथ देते? किसका साथ देते? मालदेव का। मतलब वो राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था। भाई बीकानेर मेड़ था, जोधपुर वाले राठौड़ थे, सारे आपस के अंदर भाई भाई और थे, तो वो शेरशाह के खिलाफ मिलकर लड़ सकता था। तो पहला मौका तो उसने ये गंवा दिया कि उसने राठौड़ों का गठबंधन बनाया नहीं, उल्टा राठौड़ों को किसके पास जाने का मौका दे दिया? शेरशाह। क्या लाइट आ गई? दूसरा यह है कि भाई साहब इतने भी आप क्या कानों के कच्चे हो कि पर्चियां पढ़ के वापस चले जाते हो? इतना तो यार विजन होना चाहिए आप में। आप क्रॉस चेक कर सकते थे, वेरीफाई कर सकते थे। आपने पर्ची पढ़ी और पर्ची पढ़ के वापस कहां चले गए? जोधपुर। हम जब कहते हैं कि जैता कुंपा 12,000 आदमी 80,000 से लड़े, तो भी शेरशाह को यह कहना पड़ गया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह थे। यदि मालदेव पूरा लड़ लेता तो खो ही देता वो। पूरी सेना लड़ती फिर तो हारा हुआ ही था अपने आप के अंदर। तो मालदेव ने दो गलतियां की, एक तो युद्ध छोड़ के चला गया था, एक कल्याणमल वीरमदेव को शेरशाह के पास जाने का क्या दे दिया था? मौका। लिखो। शेरशाह सूरी के साथ संबंधों में, इन रिलेशंस विद शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के साथ संबंधों में, इन रिलेशंस विद शेरशाह सूरी, मालदेव ने कूटनीतिक गलतियां की थी। मालदेव डिड डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स। मालदेव ने कूटनीतिक गलतियां की थी। मालदेव डिड डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स। मालदेव ने कूटनीतिक गलतियां की थी। मालदेव डिड डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स। कूटनीतिक गलतियां की थी। लाइन चेंज कर लिखो। उसने कल्याणमल तथा वीरमदेव को शेरशाह के पास जाने का मौका दे दिया था। He allowed कल्याणमल एंड वीरमदेव टू अप्रोच शेरशाह। अलाउ कर दिया उसने। He allowed कल्याणमल एंड वीरमदेव टू अप्रोच शेरशाह। उसने कल्याणमल तथा वीरमदेव को शेरशाह के पास जाने का मौका दे दिया था। He allowed कल्याणमल एंड वीरमदेव टू अप्रोच शेरशाह। कल्याणमल तथा वीरमदेव को शेरशाह के पास जाने का मौका दे दिया था। He allowed कल्याणमल एंड वीरमदेव टू अप्रोच शेरशाह। अन्यथा वह राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था। अदरवाइज ही कुड मेक राठौर्स अलायंस। अन्यथा वह राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था। अदरवाइज ही कुड मेक राठौर्स अलायंस। अन्यथा वह राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था। अदरवाइज ही कुड मेक राठौर्स अलायंस। लाइन चेंज करके लिखो।
यदि वह शेरशाह की चालाकी में नहीं फंसता, had he not been outsmarted by शेरशाह, had he not been outsmarted by शेरशाह, यदि वह शेरशाह की चालाकी में नहीं फंसता, had he not been outsmarted by शेरशाह, शेरशाह की चालाकी में नहीं फंसता तो गिरी सुमेल का युद्ध जीत सकता था। देन ही कुड विन बैटल ऑफ गिरी सुमेल, तो गिरी सुमेल का युद्ध जीत सकता था। देन ही कुड विन बैटल ऑफ गिरी सुमेल, तो गिरी सुमेल का युद्ध जीत सकता था। देन ही कुड विन बैटल ऑफ गिरी सुमेल, याद रहेगा। अब ना मुझे याद है 2013 के मेंस में क्वेश्चन था, मालदेव के हुमायूं तथा मालदेव के शेरशाह सूरी के साथ संबंधों की व्याख्या कीजिए। बता सकते हो क्या रिलेशन थे कि मालदेव हुमायूं के बीच में दोस्ती हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, और मालदेव शेरशाह के बीच में दुश्मनी थी, मालदेव हारा उसके अंदर, पर उसके हारने के कारण क्या थे वो भी हमने देख ली थी। याद रह जाएगी बातें, तो दोनों बातें लिखनी होती है अपने को। तो आज घर पे जाके प्रैक्टिस करना कि मालदेव के हुमायूं के साथ संबंध और मालदेव के शेरशाह के संबंध दोनों 50-50 शब्दों में लिखने पड़े तो कैसे लिख सकते, लिख लोगे। एक क्वेश्चन मालदेव हुमायूं संबंध, एक मालदेव शेरशाह संबंध, हालांकि उसमें एक साथ पूछा हुआ था, अपने दोनों अलग अलग लिख लेना 50-50 शब्दों में, और बाहर वो भैया बैठते हैं उनको चेक करवाना। लिखोगे, पढ़ना, इसको पढ़ के लिखने की कोशिश करना। यार एक ये क्वेश्चन आता है कि मालदेव हुमायूं संबंधों को व्याख्या कीजिए या मूल्यांकन कीजिए, इवैल्यूएशन कीजिए, मालदेव शेरशाह के जो रिलेशन है उनको इवैल्यूएट कीजिए, तो अपने कैसे लिखते हैं, सोचोगे। चलो अब हेडिंग डालो एक, इसी में मालदेव में एक हेडिंग डालो, लिखो उम्मा दे। दो चार बातें लिखते हैं फिर अपने पढ़ेंगे। लिखो, यह जैसलमेर के लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ लूणकरण भाटी ऑफ जैसलमेर। यह जैसलमेर के राजकुमार लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ लूणकरण भाटी ऑफ जैसलमेर। यह जैसलमेर के लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ लूणकरण भाटी ऑफ जैसलमेर। यह मालदेव की रानी थी। शी वॉज क्वीन ऑफ मालदेव। यह मालदेव की रानी थी। शी वॉज क्वीन ऑफ मालदेव। किसकी रानी थी लिखो, बहारमली नामक दासी के कारण, ड्यू टू ए कॉन्क्यूबाइन नेम्ड बहारमली, बहारमली नामक दासी के कारण, ड्यू टू कॉन्क्यूबाइन नेम्ड बहारमली, बहारमली नामक दासी के कारण, ड्यू टू कॉन्क्यूबाइन नेम्ड बहारमली, यह मालदेव से नाराज हो गई थी। शी बिकेम अपसेट विद मालदेव। यह मालदेव से नाराज हो गई थी। शी बिकेम अपसेट विद मालदेव। यह मालदेव से नाराज हो गई थी। शी बिकेम अपसेट विद मालदेव। अतः इसे रूठी रानी कहा जाता है। सो शी इज नोन एज रूठी रानी। अतः इसे रूठी रानी कहा जाता है। सो शी इज नोन एज रूठी रानी। इसने अपना कुछ समय अजमेर के तारागढ़ किले में बिताया था। शी स्पेंड सम टाइम इन तारागढ़ फोर्ट ऑफ अजमेर। इसने अपना कुछ समय अजमेर के तारागढ़ किले में बिताया था। शी स्पेंड सम टाइम इन तारागढ़ फोर्ट ऑफ अजमेर। इसने अपना कुछ समय अजमेर के तारागढ़ किले में बिताया था। शी स्पेंड सम टाइम इन तारागढ़ फोर्ट ऑफ अजमेर। तथा कालांतर में केलवा चली गई थी। एंड लेटर ऑन शी मूव्ड टू केलवा। केलवा राजसमंद में जगह पड़ती है। तथा कालांतर में केलवा चली गई थी। एंड लेटर ऑन शी मूव्ड टू केलवा। तथा कालांतर में केलवा चली गई थी। एंड लेटर ऑन शी मूव्ड टू केलवा। कहां चली गई थी? सुनना अब थोड़ी बात है, एक बार कुछ ही मत लिखना, मैं बताता हूं फिर। कहां चली गई थी? केलो। देखो कल हम पढ़ रहे थे कि मालदेव ने कितने युद्ध जीते और कितने परगने जीते? 52 युद्ध जीते और कितने परगने जीते? 58।
जब मालदेव ये 52 युद्ध और 58 परगने जीत रहा था, तो आसपास में सब जगह अटैक कर रहा था, तो उसने जैसलमेर पे अटैक किया। जैसलमेर वालों को लगा कि यार इसके खिलाफ पार पड़ेगी नहीं, तो उन्होंने फलोदी दे के समझौता कर लिया। बड़ा आज मैंने आते आपको जैसलमेर वाले भाटियों से उसने क्या ले लिया था, उन्होंने कहा यार तुम ये वाला लेल वाले जान छोड़ यार, लड़ने की हिम्मत हम पढ़ते कर्मावती ने रणथंभौर का किला देके गुजरात वालों से संधि कर ली थी। पर जब मालदेव वापस आ गए तो जैसलमेर वालों ने बैठ के दिमाग लगाया कि यार इस बार तो फलोदी लेके चला गया, पर इस बात की क्या गारंटी अगली बार नहीं आएगा। और हमने देखा कि इस प्रकार जो भी समझौते में कुछ लेके जाते अगली बार वापस पक्के आ जाते। बहादुर साहब भी रणथंभौर लेके गया था, अगले साल वापस आ गया था, क्यों अगले बंदे को लगता है डरे हुए को डराया जाता है। तो उन्होंने सोचा कि यार परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है परमानेंट इलाज? जब परमानेंट इलाज तो यह है कि मालदेव से युद्ध किया जाए, पर यदि मालदेव से युद्ध किया जाता है तब तो जैसलमेर का परमानेंट इलाज कर दे। अब क्या किया जाए? तो जैसलमेर का राजा, उसका नाम है लूणकरण भाटी। क्या नाम है उसकी? एक राजकुमारी, राजकुमारी का नाम है उमादे। क्या नाम है? उमादे बेहद सुंदर राजकुमारी है। कई राजा और राजकुमार उससे विवाह करना चाहते हैं। लूणकरण जी खुद अच्छा राजकुमारी राजा देख रहे हैं जिसे उमादे की शादी कर सके, और सबने दिमाग लगाया कि उमादे की शादी मालदेव से कर देते हैं। ये तो मालदेव से बड़ा हिंदू राजा उस समय कोई भी नहीं था, तो यदि मालदेव के साथ उमादे की शादी होती है तो इससे अच्छी बात क्या होगी? राजकुमारी की शादी एक बड़े राजा के साथ हो रही। और दूसरी बात, यदि मालदेव की शादी जैसलमेर हो गई फिर वो जैसलमेर पर अटैक करेगा। तो दो काम एक तीर से। मालदेव के पास मैसेज किया गया, जैसलमेर वालों का, भाई जैसलमेर वाले अपनी राजकुमारी उमादे की शादी तेरे साथ करना चाहते हैं। उसने कहा ओ मत यार, उनका बना है बता दो। सब ग्रह नक्षत्र मुहूर्त लगन देखे गए, मालदेव जी की बारात जैसलमेर गई। अभी भी अपने गांव के अंदर रिवाज होता है कि जब यूं बारात आती है तो महिलाएं बारात को देखने के लिए उमड़ती है। वैसा अभी भी गांव में छतों पे महिलाएं खड़ी हो जाती है बारात को, बीन को देखने के लिए। गांव में पर्दा प्रथा होती है, घूंघट निकालना पड़ता है, इसलिए महिलाएं बाद में दूरबीन लगा लगा के देखती है ना, घूंघट को ऐसे कर करके नहीं देख। तो बारात जहां रुकती है ना उस जगह को बोलते हैं डेरा। क्या बोलते हैं? तो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है। जब डेरा देखने जाती है उस समय गीत गाती है, उस गीत को बोलते हैं जल्ला। क्या बोलते हैं? महिलाएं कब गाती है जल्ला गीत? डेरा समझते हो? जहां बारात रुकती है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वही होता है ना। मैं ये कहता हूं बारात का डेरा बच्चों लोग भगवान जाने क्या चीज होगी, कुछ ही नहीं है। गांव वाली स्कूल है जहां पे रुकती है। छोटे थे तब इस बात में दो इंटरेस्ट थे कि गांव में बारात आएगी तो स्कूल में रुकेगी, तो अपने को स्कूल आना। मार साहब का कल छुट्टी है टाबरों, कल बारात आएगी। दूसरा है मीठा मिलेगा। गांव में ब्याह है तो मीठा खाने को, चिकना खाने को मिलेगा कुछ ना कुछ भाई साहब। तो दो चीजें हो जाया करती। तो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है। कौन सा गीत गाती है? लिखो जल्ला, लिखते हैं। हाँ फिर चलाए, चलाओ। लिखो जल्ला, लिखा हुआ देखो बोर्ड पे जल्ला, आगे लिखो। महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। विमेन सिंग दी सॉन्ग व्हेन दे गो टू वॉच कैंप ऑफ बारात। महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। विमेन सिंग दिस सॉन्ग व्हेन दे गो टू वॉच कैंप ऑफ बारात। महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। विमेन सिंग दिस सॉन्ग व्हेन दे गो टू वॉच कैंप ऑफ बारात। तो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है तब कौन सा गीत गाती है? आपका भी क्वेश्चन आएगा जल्ला क्या है? चांद पर भेजी गई एक तस्तरी, गरासिया महिला के नाक का एक आभूषण, भीलों द्वारा की जाने वाली खेती का एक प्रकार, और राजस्थान का एक लोकगीत। राजस्थान का क्या है? पर वहां आपको लगता है यार करंट का क्वेश्चन होगा, चंद्रयान के साथ कोई तस्तरी भेजी होगी, जलती जलती गई होगी, इसलिए नाम क्या हो गया होगा? नहीं भाई साहब, जल्ला क्या हमारा एक फोक सॉन्ग है। वो उस समय गाया जाता जब महिलाएं क्या देखने जाती है? डेरा। समझ गए? जहां बारात रुकती है उसको क्या बोलते हैं? तो भाई मालदेव जी की बारात जैसलमेर गई तो महिलाएं सारी बारात का डेरा देखने गई, तो वहां से खबरें आ रही उमादे दुल्हन, दुल्हन तो घर से बाहर जा नहीं सकती, तो वो अपने घर पे बैठी। पर उसकी सहेलियां देख के, तो सहेलियों ने ना के कहा अरे क्या जोरदार बारात आई है, इतने सारे हाथी, इतने सारे घोड़े, इतने सारे ऊंट, और मालदेव जी भी क्या फूट रहे लग रहे हैं एकदम बीन बने हुए। और उमादेव को लगे कि यार मुझे भी मेरी बारात देखनी है, पर दुल्हन बाहर कैसे जाए? आज का टाइम होता तो क्या बताओ, उमादेव मालदेव के पास मैसेज कर देती, प्लीज सेंड पिक्चर्स ऑफ योर डेरा। और मालदेव जी पिक्चर भेज देते कि ये मैं हूं, ये हमारा डेरा, और ये हमारी पहाड़ी। और पर ऐसा नहीं हो सकता था,
तो उमादेव को लगा भाई किला किला सबसे ऊपर होता है, गढ़ है ना, फोर्ट तो ऊपर है, तो जैसलमेर का किला ऊंचाई पर है, डेरा नीचे है, तो क्यों ना मैं किले के ऊपर चढ़ के देखूं, नीचे का सब कुछ दिखेगा, दिखेगा तो अपन डेरा भी दिख जाएगा, पता चलेगा बारात कितनी दूर में रुकी हुई है, कहाँ रुकी हुई है, क्या है। तो उमादेव किले के ऊपर चढ़ रही है, अपने ऊपर छत के ऊपर जा रही है। तो जब वो सीढ़ियां चढ़ रही थी तो अचानक उसने सुना कि सीढ़ियों के पास के कमरे में लड़ाई की आवाजें आ रही, उसने कान लगाए तो उसके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे, और लूणकरण अपनी रानी को कह रहा था कि आज जैसे ही मालदेव फेरों के अंदर आएगा मैं मालदेव को आते मार दूंगा। और वो रानी के लूणकरण की क्यों मार दोगे, अपना जवाई है, अपने बेटी की शादी कर रहे हैं। उसने कहा अरे लिचड़ आदमी, ये थोड़े दिन पहले अटैक करने आया था और फलोदी दे के समझौता करना पड़ा था, इसको बेटी देने, मैं इसका मुंह देखना पसंद नहीं करूं, दबाव में आगे इसको बेटी देनी पड़ रही है। आज वैसे तो मार नहीं सकते, शक्तिशाली है, फेरों में तो अकेला आएगा तो मार देंगे। अरे तो बेटी विधवा हो जाएगी, उसने कहा सती कर देंगे, मालदेव को मारेंगे, इसको तो आज जिंदा नहीं छोड़े, और यदि तूने किसी को बता दिया तो पहले तेरे को मारूंगा मैं। बेचारा रानी क्या करे, हाथा जोड़ी करे, प्लीज ऐसा मत करना। उसने कहा बस चुप, ये बात कानो कान किसी को पता चलनी। अब उमादेव ने ये बात सुनी, अब उमादेव पसोपेश की स्थिति में, अब क्या करे, एक तरफ उसके पिताजी हैं जो मालदेव को मारना चाहते हैं, एक तरफ मालदेव है जो उसका होने वाला पति। उसको लगा मुझे किसका साथ देना चाहिए, और उसे लगा कि नहीं, हिंदू संस्कृति कहती है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, और मालदेव मेरा होने वाला पति है, मुझे मालदेव की सहायता करनी चाहिए। उसने अपना एक लेटर भिजवाया मालदेव के पास कि मालदेव जी जब आप फेरों में आओ तो थोड़ा सावधानी के साथ आना, आपके साथ यहाँ विश्वासघात किया जा सकता है, आपके साथ धोखे से मारा जा सकता है। मालदेव जी ने लेटर पढ़ा, मालदेव ने कहा थैंक यू उमादेव, पहली बात तो मैं इनसे वैसे नहीं मरता, तो तूने कह दिया तो मैं थोड़ा और ध्यान रख लूं। अब मालदेव ने अपने साथ जो बाराती गए हुए थे उनमें 2 बॉडी बिल्डर टाइप के बंदे थे, जिम विम जाते हो, उन दोनों का तुम्हारा एक ही काम है कि जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए, लूणकरण को फेरों के अंदर आने, इसको बाहर बिठा के रख लेना, ठीक है। मालदेव जी पहुंचे भाई वहां दुल्हन के घर तोरण मारने के लिए, तोरण मारा मालदेव जी ने। कई देर तक तो महिलाएं इधर उधर नापाजोखी करती है, और तो कभी बारात बीन आए तो देखने वाला होता है। महिलाएं पहले तो उसके सामने कांच दिखाती है, और गांव में जो दूल्हा होता है उसको सिखा के लाते हैं जब तेरे को कांच दिखाया जाए तब तुम ऐसे कर लेना। किसका मतलब है, तेरी आंखों में कांच की रोशनी पड़ रही, इसका मतलब तेरी आंखें सही है। ये नहीं कि तू कांच में देखता रहे, इसका मतलब है कि इसको जो प्रकाश पड़ रहा है उसको फील होता, तेरे पास में झुनझुना बजाएगी कान की, तब तू कहना अरे साइड में ले जाओ। ये नहीं कि झुनझुना बजा रही है तू यूं खड़ा है, इसका मतलब तेरे को कान से भी सुनता। एक इधर महिलाएं यूं इधर से नापती है, इधर से नापती है। पहले क्या भाई, दूल्हा जो हुआ करता था, दूल्हे को घर में कोई पुरुष देख के आते, महिलाएं तो देखती नहीं थी, फिर महिलाएं देखती भाई क्या है, सुनता है, दिखता है कि नहीं है एकदम। तो कई देर तो महिलाओं ने लगाया, फिर मालदेव जी अंदर पहुंचे। जैसे ही मालदेव जी फेरों के अंदर जाके बैठे, इतने में लूणकरण बाहर था, लूणकरण वेट ही कर रहा था कि जाके बैठूं, जाते ही सलटाऊं मैं इसको। लूणकरण अंदर जाने लगा, वो बॉडी बिल्डर तो खड़े थे, उनका भाई साहब जान किधर है, कहां जा रहे हो, ये बैठो, इतनी दूर से बारात है, ये तो नहीं बारातियों की कोई सेवा चाकरी करे, बैठे 2-4 हताई करे, इतनी दूर से हम चला के पेक पियो, पेक बनाओ रे, दो हमारे दोनों के बना दो, लूणकरण जी के बना दो। लूणकरण ने कहा नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे काम है, मैं लड़की का पिता हूं यार, कितने काम। उन्होंने कहा साहब राजा हो आप, राजा, और राजा के काम करने के लिए 100 आदमी होते हैं, कोई काम कर ले बैठे हो यहाँ। लूणकरण ने लगा मरा दिया रे, तो अंदर नहीं जाने देंगे। तो लूणकरण ने कहा अरे पर कन्यादान करना है, मेरे को अंदर जाना है। उसने कहा चुप, कन्यादान कोई कर देता है, कन्यादान आपका बेटा कर देगा, कन्यादान आपका भाई कर देगा। और गांव में सच में कन्यादान पिताजी तो करते ही नहीं है, कोई भी कर देता, पंडित जी को जो दिखता है ना उससे करवा लेते हैं पंडित। ताऊ जी दिखे जो ताऊ जी, चाचा जी दिखे जो चाचा जी, भैया दिखे तो। ये तो मैंने फिल्मों में और शहरों में देखा, कि फिल्मों में देखा कन्यादान के लिए पिता को बुलाइए, और सब पिताजी के लिए बाहर, पिताजी आओ कन्यादान करवाना है। या मैंने फिल्मों में और शहरों में देखा कि लड़की की शादी में लड़की के भाई भी नए कपड़े पहनते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा शहरों में जब आया को दोस्तों के देखे कि उनकी सिस्टर की शादी थी और नए कपड़े पहन के खड़े थे। और वैसा मेरी बहन की शादी और मैं नए कपड़े पहन लूं, घर वाले कूट दे, और घर वाले पूछे कि ब्याह तेरो है ना, मेरा तो नहीं है, तो तू क्यों बिन बन के खड़ा है। पहली बात तो आप पहनते नहीं, और यदि आप पहन लो तो कितनी देर तक रखो उनको, क्योंकि आपने व्हाइट कुर्ते पजामे पहन रखे हैं, एकदम तैयार हो रखे हो कड़प में। इतने में कोई चाचा जी टाइप का आदमी आता है, कढ़ाई ला रहे, अब काली कढ़ाई उठाए हुए हैं ना, कितनी देर रहेंगे आपके। इतने में कहता है भट्टी खोदो, भट्टी, अब लगे हो भट्टी खोदने के लिए, पता टेंट के पाइप लगाओ, अब आप मिट्टी खोद रहे हो उधर। तो लड़की के भाई तो 3 दिन नहाते ही नहीं है, 3 दिन तक भाई साहब भूत भंवड़ी में घूमते हैं, ना कोई सोने का पता ना कोई नहाने का पका।
ये शहरों के अंदर आपकी ठीक है, और वो तो मैं कहता हूं अब तो गांव वालों के पास फिर भी थोड़े पैसे ना आ गए जी, तो थोड़ा काम थोड़ा सरल आ गया। पहले क्या गांव के अंदर मिठाई के नाम पर होते लड्डू बूंदी, तो हलवाई को कहते तू खाली बूंदी बना दे, लड्डू तो हम खुद ही बना लेंगे। तो हलवाई खाली बूंदी बना के जाता, फिर भाई साहब टावरों को बिठाते लड्डू बनाओ, सारा दिन बड़े बड़े ऐसे करते। आप विश्वास नहीं करेंगे, 22 सेब और 23 सेब दोनों बन जाते थे, हाथ ना रह जाते थे, यूं सीधे नहीं होते थे बाद में। पर टावरों को उसमें भी हमें मजा आता कि साथ में बनाएंगे, साथ में थोड़ा थोड़ा मीठा काम पड़ा था भाई साहब, मीठा मिल जाता। और दिलीप सर हंसते हैं कि पहले मीठे नाम पे तो चीनी थी घर में, गुड़ और चीनी हुआ करते, इसलिए रसोई के ताला लगाना पड़ता। और कभी कभार मान लो मम्मी रसोई के ताला भूल जाती और 15 मिनट के लिए इधर उधर हो गई, ऐसा चीनी खा जाते चीनी। कई बार ऐसा होता कि आप जैसे मम्मी निकली और आपने रसोई पे किया आक्रमण, और चीनी के धोबे भर भर के चीनी ले खा रहे हो, इतने मम्मी आ गई पीछे, मम्मी को याद आ गया कि भाई ताला खुला छोड़ गए, और मम्मी ने आगे पीछे से थपड़वा कि क्या कर रहा है, अब चीनी मुंह में ली हुई है, ये नहीं निकालो, कितना ही कूट लो लेकिन चीनी मुंह से बाहर निकालूंगा। काम पड़ी थी मिठाइयां, ये तो अब जाके थोड़े बहुत हुए हैं, भली बात है, पैसे आए हैं। 96 के बाद में पैसे आए हैं गांव में। 96 तक मुझे याद है किसी के पास 1 लाख रुपए होना बहुत बड़ी बात थी। गांव में कहते हो लखपति है, ये क्या है, लखपति। 1 लाख रुपए किसी घर पे कैश पड़े, आपको सोना वोना पड़ा अलग बात है, पर 1 लाख रुपए पड़े, या तो अब है 1 लाख रुपए तुम लाके मुंह पे मारते हो, पड़ा हो रहा है तुम 1-1 लाख रुपए जेब में लेके घूमते रहते हो कि सारी फीस एक साथ जमा कर दूंगा, लो 1 लाख जमा कर दो, पड़ा दो चुपचाप। तो अब ये पैसे आ गए, पहले नहीं थे जी इतने। तो वो की वो बात है। तो मालदेव जी अंदर फेरों के अंदर जाके बैठे, लूणकरण को उन लोगों ने जाने नहीं दिया, लूणकरण को उन्होंने बाहर ही बिठा लिया। मालदेव जी के फेरे संपन्न हुए, अगले दिन मालदेव जी की विदाई हुई, उमादेव की विदाई हुई। उमादेव की विदाई हुई तो पहले जब राजकुमारियों की विदाई की जाती, तो भाई राजकुमारी जब ससुराल जाएगी तो वहां काम खुद थोड़ी करेगी, उस काम करने के लिए 10 नौकर दिए जाते उसके साथ में, कई दासियां दी जाती उसके साथ में। तो उस उमादेव के साथ में एक दासी दी गई, उसका नाम था भारमली। क्या नाम था, भारमली के लिए कहा जाता है कि भारमली जब पैदा हुई थी, पैदा होते उसके घर वालों ने उसको फेंक दिया था। अभी भी अखबारों में हम किस्से सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम अखबार हॉस्पिटल में देखते हैं कि कई बार हॉस्पिटल में किसी की बच्ची भी और मम्मी पापा छोड़ के रवाना, है ना। कई बार होता है, आप अखबार में पढ़ते हो, सड़क किनारे मिली कन्या, नवजात कन्या को छोड़कर चले गए घर वाले। अब क्या होता है, जैसे मान लो अपने कोचिंग आ रहे हैं, आप 3 बजे कोचिंग आ रहे हो, आपको इस प्रकार कोई बच्ची दिख जाए तो आप क्या करोगे, हॉस्पिटल फोन करोगे या हॉस्पिटल लेके जाओगे, पुलिस को फोन करोगे, ऐसी ऐसी बच्ची मिली है। उस समय तो हॉस्पिटल भी राजा, पुलिस भी राजा। तो राजा को लागे बच्ची दी, भाई बच्ची है, पता नहीं कौन छोड़ के चला गया। राजा को लगा भाई कोई नहीं, अब अपने पास है तो अपने पालेंगे। तो राजा ने भारमली को पाल पोस के बड़ा किया था, उमादेव के साथ में बड़ी भी थी, उमादेव की बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए उमादेव ने कहा भी कि भाई मेरे साथ जब भेज रहे हो तो भारमली को भी साथ भेज दो, मेरा मन लगा रहेगा। ठीक है। शाम को भाई साहब मालदेव जी अपने महलों के अंदर आ गए, उमादेव के पास मैसेज किया गया कि भाई मालदेव जी अपने महल में पधार गए। उमादेव श्रृंगार कर रही थी, रानी थी। तो उमादेव ने भारमली पास में बैठ दी, भारमली कहा भारमली तू जा मालदेव जी को, और मालदेव जी को समाचार दे कि मुझे अभी आने में थोड़ा समय लगेगा। मालदेव जी नशे के अंदर थे, भारमली सुंदर थी। ये बात उमादेव को पता चली, और उमादेव ने कहा अरे मंगते आदमी, इतनी देर वेट नहीं कर पाया, तेरे जैसे का तो मैं मुंह भी देखूंगी। वो पहले दिन ही मालदेव से नाराज हो जाती है, भारमली कांड। उसके बाद उसने अपने पूरे जीवन के अंदर मालदेव का मुंह, वो यहां से तारागढ़ चली गई थी, कई दिन तक तारागढ़ रही। कहते हैं शेरशाह सूरी ने जब अटैक किया था तब वो तारागढ़ में थी। तो पहले ये बात हुई थी कि अजमेर में लड़ेंगे, अजमेर में लड़ेंगे। तो उमादेव मैसेज करती है मालदेव के पास कि मैंने सुना आप अजमेर लड़ोगे तो आपको आने की आवश्यकता नहीं, सेना भेज देना, मैं सेनापति हो जाऊंगी, हम लड़ लेंगे यहाँ पे। पर बाद में फाइनल हुआ कि हम वहां नहीं लड़ेंगे, हम कहाँ लड़ेंगे, गिरु सुमेल, तो अजमेर खाली करेंगे। तो मालदेव उमादेव के पास समाचार भिजवाता है, भाई हम अजमेर खाली कर रहे हैं, तो आप अजमेर खाली करके जोधपुर आ जाइए। पर जोधपुर नहीं आती, जोधपुर के पास में गांव था, वहां पे आके रुकती है वो। फिर कई दिन यहाँ पे रही थी, फिर फाइनली उसका ननिहाल था केलवा। वो मालदेव की एक दूसरी रानी का बेटा था राम सिंह, क्या नाम था, राम सिंह को गोद लेती है, दूसरी रानी के बेटे गोद लेती है, और फिर अपने ननिहाल चली जाती है, केलवा केलवा ही रहती। कहते मालदेव की जब डेथ हुई थी तब उमादेव के पास समाचार भेजा गया कि भाई मालदेव की डेथ हो गई, और उसके पास में मालदेव के कपड़े भेजे गए, पगड़ी वगड़ी भेजी गई उसकी। उमादेव वहां केलवा में सती हो जाती है। उमादेव ने कहा भाई वो आदमी सही नहीं था, उसने मेरे साथ गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने अपने पति होने का धर्म नहीं निभाया, पर मैं अपनी पत्नी होने के धर्म से तो कैसे चूकूं। तो वो वहां पे सती हो जाती है। उमादेव नाराज रही पूरी जिंदगी, इसलिए क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कहते हैं कि उमादेव जब यहाँ जोधपुर के पास के गांव में रहती थी, और मालदेव जब सिवाना से वापस जोधपुर आके कब्जा कर लेता है, तो उसे रिग्रेट फील हुआ, उसे लगा कि यार मैंने गलती तो की थी,
और मुझे यार उमा दे से माफी मांग लेनी चाहिए। तो उसने अपने एक दूत भेजे उमा दे के पास मनाने के लिए। उन दूत का नाम था ईसरदास जी। क्या नाम था? उसने ईसरदास जी को भेजा कि ईसरदास जी जाओ और उमा दे को मना के लेके आओ। ईसरदास जी गए उमा दे के पास और जाकर, रानी उमा दे, गलती हो जाती है, अब आपको वापस चलना चाहिए मालदेव के पास। मालदेव माफी मांगने के लिए तैयार है। उमा दे ने वापस कहा कि ना ईसरदास जी, रहीमन धागा प्रेम कान मत तोड़े, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े। प्रेम है, हो तो हो, और एक बार टूट जाए तो उसके बाद भले ही बन जाए, लेकिन उसमें वो गांठ तो रह जाती। और अब मैं नहीं जाऊंगी वहां, मेरा मन नहीं मानता, मेरा जीव नहीं मानता। वापस कहा सरदास जी ने कि देखो आपको चलना चाहिए, आप जाओगे आप पटरानी बनोगे मालदेव की, आपका जो बेटा होगा वो जोधपुर का अगला राजा बनेगा। और मैं कहता हूं आपसे आपसे मालदेव माफी मांग लेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी इज्जत कम नहीं होगी। तो उमादेव, जब ईसरदास जी ज्यादा समझाते तो उमादेव तैयार हो जाती, ठीक आप कर रहे हो तो मैं चल लेती हूँ। ये बाकी रानियों को पता चला कि उमादेव वापस आ रही है। बाकी रानियां जानती थी कि उमादेव आ गई तो मुख्य रानी कौन बनेगी? उमादेव। तो अपनी दुकानदारी बंद। तो उन्होंने एक और कवि थे, उन कवि का नाम क्या था? उन्होंने आसानंद जी का, आसानंद जी एक महिला के स्वाभिमान को यदि ठेस पहुंचे और महिला चली जाए, क्या उसे वापस आना चाहिए? आसानंद जी ने कहा ना, हरगिज नहीं आना चाहिए। तो उमादेव तो आ रही है। आसानंद जी ने कहा मैं नहीं आने दूंगा। आसानंद जी जोधपुर के बाहर जाके खड़े हुए और कहते उमादेव जैसे नजदीक पालकी में बैठ के आती रानिया, जैसे पालकी नजदीक आई, आसानंद जी ने खड़े होकर जोर जोर से दोहे बोले कि मान रखे तो पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंधु एक एक खंबू ठाण। मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ का मतलब होता है पति, कि उमादेव दो चीज है, एक तो है सम्मान इज्जत और एक है आपका पति। इन दोनों में से एक मिलेगा। अभी तुम्हारे पास पति नहीं है, तुम पति से अलग रहते हो, पर तुम्हारी इज्जत है। लोग दूर दूर तक बातें करते हैं कि उमादेव वो रानी है जिसने मालदेव जैसे शक्तिशाली राजा को उसकी एक गलती पे ठोकर मार दी। उमादेव वो रानी है जिसने मारवाड़ जैसे बड़े राज्य को ठोकर मार दी, पर अपने स्वाभिमान पर किसी भी बात की आंच आने नहीं दी। अब जब तुम वापस आ जाओगी तो तुम्हें मालदेव मिलेगा, मारवाड़ का ये बड़ा राज्य मिलेगा, ये सानो शौकत धन दौलत सब कुछ तुम्हारा होगा, इज्जत नहीं मिलेगी। आप दो हाथियों को एक ही जगह बांध के नहीं रख सकते, दो हाथी एक जगह होंगे तो आपस में लड़ेंगे। तो इज्जत और पति दोनों एक साथ। तो कहते उमादेव ने जैसे ही सुना झाड़ झाड़ उठी उसके, वापस चली गई। उसके बाद वापस कभी भी आई नहीं। अब उमादेव तो वापस नहीं आई, इसलिए हम उसको रूठी रानी कहते हैं, पर भारमली तो मालदेव के पास ही रह गई। कहते हैं एक बार जैसलमेर की तरफ बारिश हो, बिजलियां चमके और भारमली एक टक जैसलमेर की तरफ देखे। तो मालदेव ने भारमली से पूछा कि तुम्हें जैसलमेर की याद आती है? और वो रोई। उसने कहा किसको याद नहीं है अपने पीहर की, मैं जैसलमेर में खेली कूदी पली बड़ी वहां पर, और मेरा खूब मन करता है मैं जैसलमेर जाऊं, पर किस मुंह से जाऊं? कल को जैसलमेर वाले कहेंगे कि तेरे चक्कर में हमारी राजकुमारी का घर बर्बाद हो गया। मालदेव को लगा कि यार गलती मेरी थी, भारमली को कोई क्यों सुनाएगा। उसने कहा कल तुम जाओ और जैसलमेर वालों को मैं लेटर लिख दूंगा, चिंता मत करो। भारमली जैसलमेर गई, मालदेव ने लेटर लिख के भेजा कि यदि भारमली को कुछ भी कह दिया तो मैं आक्रमण कर दूंगा। कोई क्यों कहे भाई भारमली को। भारमली वहां चली गई। वहां जो जैसलमेर का राजकुमार था वो शादीशुदा था, उसके 3 रानियां थी, पर भारमली सुंदर थी। वो भारमली के आसपास चक्कर काटे। उन तीनों रानियों को लगा कि अपना घर बर्बाद होगा, जिसमें कोई डाउट ही नहीं। उनमें एक रानी का भाई था, उसका नाम था बाघा। क्या नाम था? बाड़मेर में एक जगह पड़ती है, जगह नाम है कोटड़ा। क्या नाम है? वो कोटड़ा का था, इसलिए नाम है बाघा कोटड़िया। क्या नाम था उसका? उन बाकी दोनों रानियों ने कहा तेरा भाई बाघा कोटड़िया शक्तिशाली आदमी है, तू तेरे भाई को ये मैटर बता, वो कुछ कर सकता है, वरना अपना घर बर्बाद हो जाएगा। उस रानी ने अपने भाई बाघे कोटड़िया को मैसेज किया। बाघा कोटड़िया आया, पूछा बहन से भाई क्या बात हुई, और बहन ने कहा कि वैसे तो भाई से सीखा ही बात करूं मैं, पर तुमसे कौन सा छुपा हुआ है। ये भारमली हमारी ननंद का घर बर्बाद करके आ गई और हमारा घर बर्बाद होने वाला है। तुम्हारे जीजाजी बाउंड्री लाइन पर है एकदम, कभी भी घर बर्बाद हो सकता है हमारा। और बागेन गा रहे थे, छोटी सी बात काहे की टेंशन लेती है, तो ये मैं अपने आप कर दूंगा। कल एक काम करना, कल जब मैं यहाँ से रवाना हूं तो तिलक निकालने के लिए तू मत आना, भारमली को भेज देना। अपने रिवाज है, आज भी भाई बहन के घर जाता रवाना होता तो बहन दूसरे दिन तिलक निकालते। अपने कहते सीख देना ना, मेहमान कोई घर पे आता तिलक लगा के भेजते हैं, सीख देते हैं। अगले दिन भाई बागा कोटड़िया सुबह सुबह खड़ा हुआ, बिना चाय पानी पिए, बिना मुंह धोए, सीधा सीधा अपने ऊंट पे जाके बैठा। जैसलमेर वाले भाग्या, अरे क्या हुआ, कोई नाराजगी है क्या, चाय पानी पी के जाओ क्या। उसने कहा नहीं मेरे को कोटड़ा में काम आ गया, मुझे जल्दी वहां जाना। अरे तो सीख तो लेके जाओ, तिलक तो निकलवा के जाओ, सुने माथे क्यों जा रहे हो। तो उसने कहा मेरी बहन को कहो फटाफट कि आगे तिलक कर दे। अंदर बहन को जाकर आगे आपका भाई जल्दबाजी के अंदर तिलक कर दो। उन दोनों बहन भाइयों में तो बात की भी आपस में। उस बहन ने कई इधर यूं नाटक किया, अरे मत नाई नहीं, कैसे तिलक करूंगी, थोड़ा कहो बैठ जाए, मेरे पास तो लुगड़ी भी नहीं है, कैसे जाऊंगी। पास में भारमली वहीं बैठी थी और उसने भारमली कहा भारमली तिलक की तो करना भैया, गुस्सा कर लेंगे, फटाफट तिलक तू करके आ जा। भारमली नहा धोके तैयार बैठी, उसने कहा मैं कर देती हूँ तिलक। भारमली पूजा वाली थाली ले गई तिलक करने के लिए, और जैसे तिलक करने लगी बाघा ने हाथ पकड़ा, ऊंट पे बिठा लिया उसको और उसको जैसलमेर से लेके कोटड़ा आ गया।
जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागा को भारमली से, भारमली को बागा से, बेपना मोहब्बत। राजस्थान की सबसे अच्छी प्रेम कहानी कोई है तो वह है बागा भारमली। कौन सी है? जहां तरवरता है मोरियो, जहां सरवरता है हंस, जहां बागोता है भारमल, जहां दारूता है मंस। जहां जहां पेड़ है वहां वहां मोर होंगे, जहां जहां तालाब है वहां वहां हंस होंगे, जहां जहां दारू है वहां वहां मांस होगा, जहां जहां बागा है वहां वहां भारमली होगा। अब ये बात मालदेव को पता चली कि भारमली को कौन ले गया, तो मालदेव ने कहा अटैक करो रे। मंत्री ने कहा साहब अटैक कर मत देना, और बागा डाकू आदमी है, भारमली को लेके कहीं आगे निकल गया और हाथ नहीं है तो कितनी बेइज्जती होगी कि साहब मालदेव की सेना गई और बागे को पकड़ ही नहीं पाई। तो मालदेव का दिमाग का, मालदेव ने कहा रुको रुको, एक बात बताओ, उस दिन उमादेव को ईश्वरदास जी मना के ला रहे थे, वो सामने जाके दो कौन बोल रहा था रे? आसानंद जी ने कहा मैं बोल रहा था। तो क्या आसानंद जी तुम्हारे चक्कर में उमादेव वापस चली गई थी, अब तुम किसको लेके आओगे? बात तो आसानंद जी बागा से बातचीत करने के लिए गए, भारमली को लाने के लिए। बागा बड़ा दिलदार आदमी था, उसको पता चला आसानंद जी जैसे महान विद्वान आ रहे हैं, वो सामने चला के गया, दंडवत प्रणाम किया, धन घड़ी धन भाग, हमारी धरती पर आप जैसा विद्वान पधारा। पालकी में खुद पालकी उठा के लेके आया। आसानंद जी का खूब स्वागत सत्कार किया, सेवा चाकरी की, शिकार खिलाने के लिए लेके गया। आसानंद जी ने नोटिस किया कि बागा मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करता है। आसानंद जी ने यह भी नोटिस किया कि बागा और भारमली आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आसानंद जी वहीं रह गए, वापस गए नहीं। भारमली फाइनली जब बागा मरता है तो भारमली उसके साथ सती हो जाती है, आसानंद जी पागल हो जाते हैं। आसानंद जी जगह जगह बागा बागा करके घूम। उधर अमरकोट रियासत पड़ती सिंध में, अमरकोट के राजा को पता चला कि आसानंद जी जैसा महान विद्वान पागल हो रखा है, कपड़े उपड़े फाड़ कर वैसे घूमता है एकदम। तो उसने बुलाया, कहा आप मेरे पास फिरा जो, मैं आपका पूरा ध्यान रखूं, एकदम अपने पास में बिठा के रखता, पूरा ध्यान रखता, एक एक छोटी छोटी इच्छा पूरी करता। लेकिन फिर भी आसानंद जी हर बात में करते, बागा बागा था। एक दिन मैर बागा वहां गए, बागे ने ये किया, बागे ने वो किया। तो उसको एक दिन गुस्सा आया अमरकोट के राजा पर, उसने कहा कि यार ऐसा क्या बागा था, मैं राजा हूं, कभी मेरी तारीफ कर दिया करो। आसानंद जी ने कहा तू बागे की जूती के बराबर नहीं। तो उसने कहा इसका मतलब आप बागे का नाम लेना पूरी जिंदगी बंद नहीं करेंगे? उसने कहा ना, जब तक जान है तब तक बागे का नाम लेना बंद है। उसका बड़ा ईगो हर्ट हुआ। उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया और पोते को बुलाकर यदि तेरा दादा एक पूरी रात बागे का नाम नहीं ले तो हर 1 घंटे पे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। उस पोते ने दिमाग लगाया कि 7-8 घंटे की रात होती है, 7-8 लाख सोने के सिक्के मिल जाएंगे, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी अपने। उसने आसानंद जी को जाकर प्लीज दादाजी फॉर नेक्स्ट 7 जनरेशंस एक रात चुप रहना है आपको। आसानंद जी ने कहा बेटा पार तो नहीं पड़ेगी पर तू कहीं रह ज्यादा, आई विल ट्राई। अगले दिन भाई शाम को कहा गया आपका समय शुरू होता है। अब आसानंद जी को पता था अपने से बागे का नाम निकल जाएगा, इसलिए आसानंद जी ने राम जी का नाम लेना शुरू कर दिया, राम 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 राम, ताकि दिमाग से निकल जाए बागा एक बार। पर बागा ऐसे कैसे दिमाग से निकल सकता था? 10 मिनट बाद डोकरी ने जोर जोर से दो बोले कि बागा आओ बड़े घर कोटड़ा तू धनी, जासी फूल झड़े पर बास न जासी बाग जी। हे बागा जैसे फूल झड़ जाता है लेकिन उसकी सुगंध जाती, तू चला गया लेकिन तेरी याद मेरे दिल से जाती। पोते ने कहा तो याद ही लो बात। तो कौन थे जो बागे को याद करते रहते थे? वो कौन थे जिन्होंने उमादे को वापस भेज दिया था? लिखो दरबारी विद्वान। लिखो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। पहले पहले लिखो आसानंद जी। कौन सी रानी को वापस भेज दिया था? उमादे। उमादे कहां की राजकुमारी थी? जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा वंश था? इसलिए उमादे होगी बटियाणी। इसलिए बुक है एक उमादे बटियाणी रा कवित। बाद में किसके साथ में जाके रहने लग गए थे? बागा और भारमली। इसलिए एक बुक लिखी थी बागा भारमली रा दुआ। दुआ मतलब 2-2 लाइनें होती है ना, उनको बोलते हैं दोहे, और 4-4 लाइनें होती है तो क्या बोलते हैं? चौपाई। एक आगे हम लोक देवतान पढ़ेंगे आगे, और गोगा जी। तो एक बुक लिखी थी गोगा जी री पेड़ी। पेड़ी नहीं, ये सब दोहे होते हैं। तो कौन कौन सी किताबें बताओ देखे? उमादेव बटियाणी रा कवित, बागा भारमली रा दुआ, गोगा जीरी पेड़ी। किसकी किताबें?
ऊपर वाली दो ही याद रखना, काम की ज्यादा दो ही अपने, है ना। इससे एक तो ये पता चलता है कि उमादेव को वापस भेजा था और बागा बारमली के साथ रहते थे बाद में। तो कौन कौन सी किताबें बताओ दोबारा? उमादेव भटियाणी रा कवित, बागा बारमली रा दुआ, गोगाजीरी पेड़ी। किसने लिखी? आसानंद जी बड़े योद्धा आदमी थे। मालदेव बीकानेर वालों के साथ कौन सी युद्ध करता है? पाहेबा का युद्ध या साहेबा, कौन सा युद्ध? उस पाहेबा युद्ध में कोई कवि लड़ने गया था, तो कवि कौन थे? लिख लो। इन्होंने पाहेबा युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ पाहेबा। पाहेबा के युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ पाहेबा। कौन से युद्ध में भाग लिया था? पाहेबा। एक और विद्वान है, उनका नाम क्या है? ईसरदास जी। लिख लो। मैं बुक्स के नाम लिख रहा हूं, एक बार उतार लीजिए, फिर मैं एक एक समझाऊंगा आपको। लास्ट वाली किताब से बोलो। लास्ट वाला नाम क्या लिखा हुआ है? हरि रस। भगवान कृष्ण पे लिख दिए इसलिए नाम क्या हो गया? हरि। हरि मतलब भगवान, तो भगवान कृष्ण पे दोहे लिखे इसलिए बुक का नाम क्या है? हरि रस। उससे पहले वाली कौन सी? माता जी पे लिख दी, देवी पे लिख दी, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? देव। दो तो धार्मिक किताबें हैं, कौन कौन सी होगी? हरि रस और। अब पहली किताब का नाम पढ़ो। हाला झालारी कुंडलियां, या उसी का एक नाम और है सूर सत्स। क्या नाम है? सूर। कुंडलियां का मतलब तो दोहे हैं, है ना। अब देखो पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? गुजरात में एक जगह, उसका नाम है हलवद। क्या नाम है? हलवद। अगला क्या है? वहां हलवद में झाला राजपूत रहते थे, तो उन हलवद के झालाओं पर दोहे लिखे। किन पे दोहे लिखे? हलवद के झालाओं। हलवद के झालाओं पर दोहे, या हलवद के झालाओं के दोहे। हाला झाला री कुंडल। कुंडलिया मतलब दोहे मान लो, आप कविता मान लो कि हलवद के झालाओं पर क्या लिख दी? कविता। इसलिए नाम क्या हो गया? हाला झाला री कुंडली। पर किस बात पे लिखे? हलवद के झालाओं की किस बात पे? उनकी सूरवीरता पर। किस पे? इसलिए शब्द क्या है? कितने दोहे लिखे? 700। कितने लिखे? इसलिए क्या है? 700 दोहे लिखते हैं, उनको क्या बोलते हैं उन किताबों को? सत्सई। सूरवीरता पर 700 दोहे, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? सूर सत्सई। किसकी सूरवीरता? झालाओं की। वो झाले कहां के? हलवद के। हलवद कहां पड़ता है? गुजरात। अब पूरा बुक का नाम बोलो। हला झालारी कुंडलिया, या उसी का नाम क्या है? सूर सत्सई। अब तीनों किताबों के नाम बोलो। हला झालारी कुंडलिया, देवियान और हरिरस। भगवान कृष्ण वाली हरिरस, माताजी वाली देवियान। हलवद के झालाओं पर हला झालारी कुंडलियां, किस बात पर? सूरवीरता पर। कितने दोहे? 700। इसलिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सूर। कल जैसे हमने पढ़ा था कि मल्लिनाथ जी संत बन गए थे, हम उनको पूजते हैं, कहते हैं। वैसे वैसे ईश्वरदास जी की बाद पूजा होने लग गई थी। ईश्वरदास जी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है। ईश्वरो सो परमेश्वरो। ईश्वरो सो, ईश्वर क्या बन गया? परमेश्वर। परमेश्वर मतलब भगवान। ईश्वर को हम वैसा ही मानते हैं जैसे हम किसको मानते हैं? थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा कवि पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? कौन है? ईश्वरदास। लिख लो, नीचे लिख लो। यह पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता है। ही इज ए फोक डाइट इन वेस्टर्न राजस्थान। यह है पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता। ही इज फोक डाइट इन वेस्टर्न राजस्थान। अब अपने आर्किटेक्चर के बारे में लिख लेते हैं। आर्किटेक्चर कौन कौन सा होता है? लिखो, स्थापत्य कला आर्किटेक्चर। मालदेव के टाइम का आर्किटेक्चर कौन कौन सा? एक तो मालदेव ने जोधपुर का परकोटा बनवाया था। शहर का जो परकोटा है वो किसने बनवाया? लिख लो। जोधपुर का परकोटा बनवाया था। ही बिल्ट रैम्पार्ट ऑफ जोधपुर। जोधपुर का परकोटा बनवाया था। ही बिल्ट रैम्पार्ट ऑफ जोधपुर।
जोधपुर का क्या बनवाया था? परकोट। कई किले बनवाए थे, अगली लाइन में लिख लो। इसने कई किलों का निर्माण करवाया था। ही बिल्ड सम फोर्ट्स। इसने कई किलों का निर्माण करवाया था। ही बिल्ड सम फोर्ट्स। मैं नाम लिख रहा हूं, किलों के उतार लो, फिर अपने बात कर लें। बताओ कौन कौन से किले? सोजत, पोखरण, रिया और मेड़ता। हम पढ़ते हैं इसके बाद दो परगने थे, सोजत और जोधपुर। तो सोजत तो कहां पड़ता है? पाली। सोजत कहां पड़ता है? पाली। पोखरण पड़ता है जैसलमेर। और ये दोनों आपके रिया, मेड़ता, नागौर में। लिख लो, सोजत कहां पर? पाली। पोखरण कहां पर? जैसलमेर। रिया, मेड़ता दोनों कहां पर? नागौर। और इन चारों किलों का निर्माण किसने करवाया? मालदेव। हाँ? मालदेव की एक रानी थी, उस रानी का नाम था स्वरूप दे। क्या नाम था? स्वरूप दे नाम करके एक रानी थी। उसने जोधपुर में एक तालाब बनवाया। तालाब बनवाया तो उसका नाम हो गया स्वरूप सागर। क्या नाम हो गया? या उस तालाब का एक नाम हो रहा है, उसको बाद लोकल भाषा में लोग कहने लगे बहु जीरो तालाब। क्या बन लगे? भाई रानी को बहू बोल सकते हैं ना, तो भाई बहू ने बनवाया, रानी जी ने बनवाया, तो बहु जीरो तालाब। पौंडो बहू जी लिखो। रानी स्वरूप दे ने, क्वीन स्वरूप दे, रानी स्वरूप दे ने, क्वीन स्वरूप दे, जोधपुर में स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। बिल्ड स्वरूप सागर पॉन्ड एट जोधपुर। जोधपुर में स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। बिल्ड स्वरूप सागर पॉन्ड एट जोधपुर। जोधपुर में स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। बिल्ड स्वरूप सागर पॉन्ड एट जोधपुर। कोष्टक में लिख लो बहु जीरो तालाब। पॉन्डो बहु जी, बहु जीरो तालाब। हाँ। कौन से? तीसरता जी कौन से? नहीं नहीं नहीं, वो तो शिव जी है। स्वरूप सागर तालाब, स्वरूप सागर तालाब को और क्या बोलते हैं? अब लिख लो उपाधियां। मालदेव की उपाधियां कौन सी थी? एक उपाधि तो हिंदू बादशाह। हिंदुओं का बड़ा राजा था, तो जितने मुस्लिम इतिहासकार हुए उन्होंने क्या कह दिया? हिंदू बादशाह। बादशाह मतलब राजा, मुसलमान राजा को बादशाह बोलते। ये हिंदुओं का बड़ा राजा, इसलिए नाम क्या हो गया? हिंदू बादशाह। एक उपाधि हसमत वाला राजा। हसमत वाले राजा का मतलब होता है ठाठ बाट वाला राजा, जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, शानो शौकत वाला राजा, लग्जरीज किंग, प्रोस्परस किंग जो होता है, हसमत वाला राजा। क्या क्या दो है बताओ, देखिए उपाधियां। ये तो हिंदू बादशाह, एक हसमत वाला राजा ना, ठाठ बाट वाला राजा, शानो शौकत वैभवशाली राजा। क्या क्या उपाधियां? हसमत वाला राजा। किसकी उपाधियां? हिंदू सुल्तान किसकी थी? हिंदू पत, हिंदू सूरज, प्रबल हिंदू किसकी? अमीर। और हिंदू बादशाह ये नाम। मालदेव के दो बड़े बेटे थे, एक का नाम था राम। क्या नाम था? मालदेव ने इसको राजा नहीं बनाया। एक बेटे का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? इसको भी राजा नहीं बनाया। उसने अपने एक छोटे बेटे को राजा बनाया, चंद्रसेन। किसको बनाया? इसका मतलब चंद्रसेन की मम्मी की मालदेव से। देखो, मालदेव ने अपने बड़े बेटों राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया था। मालदेव डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन्स राम एंड उदय सिंह एज किंग। मालदेव ने अपने बड़े बेटों राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया था। मालदेव डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन्स राम एंड उदय सिंह एज किंग। अपने बड़े बेटों राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया था। डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन्स राम एंड उदय सिंह एज किंग। बल्कि छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन चंद्रसेन। बल्कि छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन चंद्रसेन। छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बना दिया था, बट कोरोनेटेड यंगर सन चंद्रसेन। कल पढ़ेंगे बाकी।